बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। कोशिश किया करें कि दिन का आगाज़ जो है वो पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ किया करें, मैनिफेस्ट किया करें अपना पूरा दिन कि आज मैंने अपने ये चीदा चीदा काम करने और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से ये काम हमारे होंगे, अच्छे एहसन तरीके से होंगे। जब आप इस तरह मैनिफेस्ट करके करेंगे, पॉजिटिव अप्रोच के साथ अपने दिन का आगाज़ करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद भी शामिल होगी और आपके दिन जो है वो पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। आज के प्रोग्राम में हमने एक नहायत ही अहम मौजू पर बात करनी है जो हुकूमत है, हुकूमत पाकिस्तान है, वो बड़ा प्रोग्रेसिवली देख रही है। वो है HPV वायरस और उसकी वैक्सीनेशन, जो कि कॉज करता है, ये HPV वायरस जो है वो सर्विकल कैंसर कॉज करता है। इस हवाले से आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मसूद इजाज़, जो कि एक्स वाइस चांसलर हैं निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के, और हमारे पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे रोही के रिपोर्टर, सीनियर रिपोर्टर शकील सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम शकील, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप क्या हम ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। शकील, मुझे पहले अपना दिन का आगाज़ बताएं। मैं आपको काफ़ी अरसे से जानता हूँ, आपकी एक ख़ास रूटीन है दिन की जो कि आप उसको फॉलो करते हैं। दिन का आगाज़ जिस तरह आपने कहा कि हमें कुछ ऐसा ज़रूर करना चाहिए सुबह ही जो हमारा पूरा दिन बेहतर अंदाज में चल सके। और मेरा ख्याल है अगर आगाज़ ही थोड़ा सुबह में, अगर थोड़ा सा भी आगाज़ में कुछ सुस्ती आ जाए या कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो आपकी एनर्जी को डाउन कर दे, तो मेरा ख्याल है पूरा दिन ही ज़ाया हो जाता है। तो हमारी जो बेहतर रूटीन है वो तो यही है कि सुबह एक नमाज अच्छी एक्सरसाइज है और सुबह वॉक हो जानी चाहिए। लेकिन अब लोगों ने अपनी रूटीन थोड़ी चेंज की हुई है कि लोग ये समझते हैं कि शाम में वॉक कर लो और सुबह में सोए रहो। तो ऐसा तो नहीं है। अगर सुबह के वक्त आप वॉक करते हैं और थोड़ा चहलकदमी करते हैं तो एक अच्छा आगाज़ हो जाता है, आपकी एनर्जी ठीक हो जाती है। दूसरी बात, लोगों ने नाश्ता छोड़ दिया हुआ है सुबह के, बहुत इंपॉर्टेंट है जी नाश्ता। ठीक है, मैं डेली नाश्ता करता था, दरमियान में मेरी रूटीन भी चेंज हो गई। तो मैंने देखा जब मैंने नाश्ता छोड़ा, सुबह मैंने लेट उठना स्टार्ट किया, मेरी कुछ ड्यूटी ऐसी हुई कि मैंने सुबह लेट उठना और नाश्ता छोड़ देना। मैंने वाज़िया तौर पर देखा कि मैं उस तरह से, माइंड भी मेरा वर्क नहीं कर पा रहा, उस तरह से मैं फ्रेश नहीं हो पा। अब फिर मैं दोबारा वापस अपनी रूटीन की तरफ आ रहा हूँ कि मैं सुबह नाश्ता भी प्रॉपर करूँ, सुबह जल्द उठ सकूँ। चाहे ड्यूटी रात को मेरी 3 बजे भी एंड हुई है, सुबह मैं जब सूरज तलू हो रहा था मैं उस टाइम उठा हुआ हूँ। बाद में चाहे आप रेस्ट कर लें, नींद करें, लेकिन सुबह का आगाज़ जो है वो आपका बेहतर हो जाना चाहिए और आपकी बॉडी को भी एक आदत हो जाती है उस चीज़ की, तो इससे एक अच्छा आगाज़ रहता है। और मेरा ख्याल है जब आप इस तरह का आगाज़ करते हैं तो आपके पास आइडियाज़ भी ज़्यादा होते हैं काम करने के, सॉल्यूशंस भी आपके पास ज़्यादा होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ भी आप भागते हैं। लेकिन जब आप सुबह उठते ही तब हैं जब हर कोई काम पे निकल गया होता है, तो मेरा ख्याल है आपका माइंड, आपकी बॉडी उस तरह से वो एनर्जी ले ही नहीं पाती। फिर वही चीज़ जो आपके सामने पड़ी होती है आप वही करने के काबिल होते हैं, आप खुद से कुछ नए इनिशिएट नहीं कर सकते। शकील, आप फील्ड में होते हैं, आपका इंटरेक्शन हमेशा लोगों के साथ होता है, आपकी जो बीट भी है वो एजुकेशन है। मुझे बताएं कि ये जो HPV वायरस है उसको लोग किस तरह परसीव करें? मुझे जो वैक्सीनेशन की एक कैंपेन चल रही है हुकूमत की तरफ से, उसको लोग लगवा रहे हैं वैक्सीन या कतरा रहे हैं लोग वैक्सीनेशन से? इस वक्त HPV वैक्सीनेशन पाकिस्तानियों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। हालांकि ये परेशानी को ख़त्म करने के लिए वैक्सीनेशन स्टार्ट की गई है। हमारे मुल्क में ना अक्सर यही होता है कि जब भी हुकूमत की तरफ से कुछ नया स्टेप लिया जाता है, स्पेशली हेल्थ के रिलेटेड, तो लोग ज़्यादातर ना उसको पॉजिटिव लेने की बजाय उसके ना नेगेटिव साइड देखना शुरू कर देते हैं कि इसके ये इफ़ेक्ट होंगे। जिस तरह पोलियो के बारे में ये चीज़ें देखने को मिलती थी और सरकारी स्कूलों में दूध स्टार्ट किया गया, उसके बारे में ये चीज़ें देखने को मिली। तो वैक्सीनेशन के हवाले से लोगों में बहुत कन्फ्यूजन पाई जा रही है, मुझसे भी लोग। बहुत शुक्रिया शकील। इस वक्त हमारे साथ माहर इमरान हैं जो कि रिपोर्टर हैं, वो हमें फ़्लड के हवाले से, जो फ़्लड रिलीफ कैंप्स हैं, अब उनके हवाले से जो है आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, बात करेंगे। इस वक्त हम शेर शाह फ्लड रिलीफ कैंप पर मौजूद हैं जहां पे मेडिकल की सहूलियात जो हैं वो फराम की जा रही हैं। मेरा कैमरा मैन इरफान असलम दिखा है तो यहाँ पे मेडिसिन भी मौजूद हैं और सहूलियात भी फराम की जा रही हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ जो मसाइल हैं उस हवाले से भी पूछेंगे। डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पे मौजूद हैं जो लाहौर से भी आए हुए हैं, उनसे सबसे पहले जानते हैं सर कौन कौन सी जो दवाइयाँ हैं वो दी जा रही हैं और सबसे ज़्यादा किस तरह के पेशेंट यहाँ पे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हसनैन है। हमारी टीम आई है चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से, बाकायदा वीकली हम कैंप कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे मोस्टली बच्चे स्केबीज़ के साथ आ रहे, खारिश वगैरह, इसके अलावा मोशन, डायरिया वगैरह, बुखार, खांसी, नज़ला, ये बीमारियाँ आम हैं।
और स्किन की बीमारियां आ रही हैं। बाकी दवाई के लिहाज से बात की जाए तो हमारे पास तकरीबन हर तरह की दवाई मौजूद है जो स्पेसिफिक बीमारियों के लिए होती है। पहले यहाँ पे एक खातून को सांप लड़ा है और यहाँ पे उसकी मेडिसिन नहीं थी, निश्तर पे भेजा गया, क्या सांप की डसने की मेडिसिन? वो हमारे साथ ही, ये बेसिकली एक फ्लड रिलीफ कैंप है, साथ ही हमारे RSC है, वहाँ पे ये सहूलियात मौजूद हैं। वहाँ पे जो कंसर्न डॉक्टर हैं उन्होंने इनिशियल मैनेजमेंट करके, मरियम नवाज हॉस्पिटल वालों ने ही भेजा है, उनके पास भी नहीं थी। उन्होंने इनिशियल मैनेजमेंट करके उसके बाद उसको रेफ़र किया है, जो टर्शरी केयर होता है, यही बाकायदा रूल होता है। इन कैंप्स में तो होनी चाहिए ना ये दवा? जी ऑब्वियसली होनी चाहिए। हमने अपनी डिमांड भेजी है CO हेल्थ में, इंशाल्लाह ये जल्द अज जल्द प्रोवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी बीमारियाँ ज़्यादा रिपोर्ट? सर यहाँ पे ज़्यादा डायरिया, बुखार, खांसी, नज़ला, ख़ारिश की बीमारियाँ, स्किन के साथ ज़्यादा मसले आ रहे हैं हमारे पास, तो इन चीज़ों का इलाज बाकायदगी से हो रहा है। कुछ अद्वियात जो कम है उस वाले से भी हम महकमा हेल्थ को और इंतज़ामिया को, हुकूमत पंजाब को ये उनसे मुतालबा करेंगे कि फ़ौरी तौर पर वो तमाम दवाइयाँ भी फराहम की जाएँ जिनसे जो है वो फ़ौरी तौर पर जो बहुत ज़्यादा जो नुकसान होता है, जैसा कि स्नेक के एंटी स्नेक वेनम है, उसके साथ दीगर जो ज़रूरी अद्वियात हैं उनका स्टॉक भी हर कैंप पे मौजूद होना ज़रूरी है। जी बहुत शुक्रिया माहिर साहब, आपने हमें जो है वो तफसीलन आगाह किया कि इस वक्त रिलीफ कैंप्स की क्या सूरत हाल है। अब हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलन जो है वो सर्विकल कैंसर के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। सर अभी मेरी शकील से बात हो रही थी, जो फील्ड में होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि लोग जो हैं वो इसकी जो वैक्सीनेशन है HPV वायरस की, उसके हवाले से अभी भी लोग कतरा रहे हैं और कुछ मिथ्स हैं इसके हवाले से। तो पहले ज़रा प्रोग्राम में हम इससे पहले कि हम चलें कि ये सर्विकल कैंसर है क्या, जो हुकूमत की तरफ से जो वैक्सीनेशन कैंपेन शुरू की गई है उसके बारे में ज़रा बता दें कि क्या वाकई इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं या इसकी वजह से कोई इनफर्टिलिटी हो जाती है या लोगों को इसको लगवाना चाहिए? कोई इनफर्टिलिटी नहीं होती, लोगों को लगवाना चाहिए। ठीक है, शॉर्टेस्ट जवाब तो यही है जी। तफसील ये है कि दुनिया भर में ये सर्वाइकल कैंसर काफ़ी कॉमन है। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हमारा एक मुस्लिम मुल्क है, यहाँ पे इसका इंसिडेंस कम है, ठीक, मगर है जी। और जब ये होता है तो काफ़ी नुकसानात होते हैं। और इसका वैक्सीनेशन, क्योंकि मैं सार फेडरेशन ऑफ ऑन्कोलॉजिस्ट का प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं 2 साल पहले नेपाल गया था, वहाँ WHO वाले आए थे और नेपाल, श्रीलंका में ये तकरीबन तमाम बच्चियों को ये वैक्सीनेशन हो चुकी है। पाकिस्तान एक पीछे रह गया था। तो मैं उस 2 साल 3 साल पहले जब मैं उनसे मिला तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि ये किया जाए। उसके बाद पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी इसके लिए किया काम। तो ये शुक्र है खुदा का कि ये पाकिस्तान में आ चुकी है और इससे वैक्सीनेशन हो सकती है। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एडवांटेज है कि ये फ्री मिल रही है, अदरवाइज़ अमेरिका में ये बहुत महंगी वैक्सीनेशन है और ये वहाँ पे ख़रीद के लगवानी पड़ती है। तो इसलिए ये बिल्कुल ज़रूरी है कि लगवाएं। अब आ गई बात मिथ्स की। मिथ्स तो हम कहीं भी पैदा कर देते हैं जी। क्या ये मिथ्स डॉक्टरों ने दिए हैं? नहीं। अच्छा, क्या एक वीडियो बना के टिकटॉकर डाल देते हैं और उस पर कहते हैं जी ये सारे, जिनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं? कोई क्रेडिबिलिटी। मिथ्स तो आप तो बहुत छोटे हैं। 1970s में, अर्ली 70s में जुल्फ़कार अली भुट्टो ने एक पकी पकाई ताज़ा रोटी के प्लांट्स लगाए थे पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। और वो 1 रुपए या 2 रुपए की 5 रोटियाँ मिलती थी। सही। और बहुत जायकेदार, बहुत ज़बरदस्त। मगर यहाँ पे ये मिथ पैदा कर दी गई कि इसमें फैमिली प्लानिंग की गोलियाँ हैं और वो आज बंद हो चुकी हैं। वो प्लांट ये तंदूरों की जगह वो प्लांट लगे हुए थे, वो ख़त्म हो गए। और रोटी कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान एक बहुत बड़ा इदारा था जिसके अंदर वो सारे चल रहे। तो मिथ्स तो डेवलप होने में कोई मुश्किल नहीं है। ये सर हमारे मुल्क का एक अलमिया है कि कोई भी, जैसे पोलियो की वैक्सीन भी आई, उसके बारे में भी अभी ये हमारा अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान है जहाँ पर अभी ये पोलियो के कुछ मरीज़ हैं। इसी हवाले से अब HPV के भी कुछ मिथ्स हैं। आप भी बता रहे हैं कि हिस्टोरिकली हमारा जो कंट्री है वो मिथ्स का शिकार हो जाता है, लोग जो है वो वैक्सीनेशन की तरफ। आप एज अ प्रैक्टिस के दौरान एज अ डॉक्टर क्या देखते हैं कि क्यों लोग जो हैं वो जब भी किसी इस तरह की कैंपेन आती है तो क्यों जो है लोग कतराते हैं इस तरह की वैक्सीनेशन से? मेरा सवाल आपसे ये है, मस्जिद क्या है? बिल्कुल डाइवर्स मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे। अल्लाह ताला का घर है जहाँ पर हम इबादत करने जाते हैं। सिर्फ इबादत नहीं है। मस्जिद का मकसद ये है कि लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ने आए,
अगर एक वक्त नहीं आया तो पूछें कि यार वो खैरियत है उसके घर में, कम्युनिटी बीमार सेंटर तो नहीं है। बिल्कुल, इट्स अ सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी सेंटर। यस। हमारे यहाँ फ्लाईओवर बने, लोगों को ये नहीं पता था कि हमने कहाँ से जाके पैसे लेने हैं, हमारी कितनी ज़मीन है, कहाँ जा रही है, इस जगह का रेट क्या है। उस मस्जिद में वकील भी जाते हैं, जाके वकील वहाँ जाके बताएं कि जी आप ये कागजात आपके रिक्वायर्ड हैं, फलां जगह जाएं, वहाँ फलां बंदे से मिलें, आपका काम हो जाएगा। दिस इज दी मकसद ऑफ द एजुकेटेड क्लास। सुने ना जी। अब डॉक्टर्स, डेंगी आया, कभी किसी मस्जिद ने किसी डॉक्टर ने जाके बयान दिया? नहीं। सवाए जहन्नुम से डराने के हम कुछ करते हैं? कोविड आया, कभी किसी मस्जिद में किसी ने जाके बयान दिया, किसी डॉक्टर को इजाज़त दी किसी ने कि आप जाके बताएं कि लोगों को क्या? वो एक जगह है जहाँ पे आप बयान दे सकते हैं, ठीक है। हम मीडिया पे देखते हैं हर बंदा जो है एक वीडियो डाल देता है और उसे हम मान देते हैं कि यही सच है। वो हकीकत नहीं है, वो सच नहीं है। हमें सच के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। अगर हमारी मस्जिदें प्रॉपर काम करें, हम डॉक्टर्स जाके वहाँ बयान दें, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हर मस्जिद में जाके, हर कम्युनिटी में, हर जगह पे डॉक्टर मौजूद है। ही नोज़ कि HP वैक्सीनेशन के लिए क्या करना है, ठीक है। वहाँ बयान देंगे, सब मानेंगे। एजुकेटेड क्लास हैज़ टू प्ले अ इम्पोर्टेंट रोल। जो डॉक्टर्स हैं उनको हर मामले में करना। अब सैलाब आया है जी, सैलाब के लिए किसी ने कोई काम किया? नो। लेकिन सर हमारे जो लोग हैं उन्होंने अपनी मदद आपके तहत भी नहीं, लोगों को वो कैंप्स बात- फराहम किए। अपनी जो है शकील भी फील्ड में होंगे, ये आपको इस बात पे बताएंगे कि किस तरह लोग आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने फाइनेंशियली भी हेल्प की, राशन भी दिया। ये बात नहीं कर रहा। हमें ये सोचना चाहिए आज से 10 साल बाद क्या होगा। बिल्कुल। मल्लाहों ने क्या किया है? 1-1 लाख लेके लोगों को छोड़ा है। जब आप दरिया के बेट में बैठे हुए हैं, अगर आपके पास अपनी कश्ती हो, कुछ हो सकता है। चलिए सर, ये एक हमारा एक अलग मौजू हो सकता है। बात पूरे ये प्रोग्राम है के। कि जी। हम लोग कुछ नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम देखते हैं डंक अबाउट प्रोग्राम है हमारा। आज का दिन है, वो चल जाए, कल देखेंगे क्या करते हैं। सर हम लोग आज जो हैं इसी हवाले से हमने कहा कि हम अपना किरदार अदा करें, इसमें हम लोगों के लिए आगाही जो है का ज़रिया बने लोगों तक अपने। जी बहुत शुक्रिया जी। इसी हवाले से अगर आप हमें ज़रा आसानी से समझा दें कि व्हाट इज़ सर्विकल कैंसर, सर्विकल कैंसर क्या है और इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या हैं? बच्चादानी जो है उसके मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। जो उसका मुंह है, नीचे वाला हिस्सा, उससे सर्विक्स कहते हैं। ठीक। गंदगी की वजह से ये होता है। ओके, ठीक है जी। हमारा दीन कहता है सफाई निस्फ ईमान है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हम मुस्लिम हैं, हम में ये कॉमन नहीं है। ठीक, ठीक है। अब जहाँ पे प्रॉपर सैनिटेशन नहीं होती, हम लोग जो हमारी बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं, वो सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपर टाइम पे यूज़ नहीं करते, चेंज नहीं करते। 21st सेंचुरी में भी ये मसला है सर? जी हाँ, ये है। गुर्बत इतनी, ठीक। अफोर्ड नहीं करते, ठीक है। तो वहाँ से ये इन्फेक्शन आके जो बच्चादानी का मुंह है वहाँ पे आके इन्फेक्शन करता है। वो इन्फेक्शन अगर उसे प्रॉपरली साफ ना किया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर कैंसर बन जाता है। दूसरी इसकी वजह मल्टीपल पार्टनर्स, ओके, मेल पार्ट, वो है। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ये चीज़ें नहीं है, जिसकी वजह से मैंने शुरू में कहा कि सर्वाइकल कैंसर इतना कॉमन नहीं है। आप अब इसकी अलामात पे आए, इर्रेगुलर ब्लीडिंग, ओके, यानी एक तो नेचुरल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, जी, अगर उसके अलावा ब्लीडिंग हो जाए, ऑफ एंड ऑन हो जाए, वो कहाँ से हो रही है? वो उस ज़ख़म से हो रही है जो वहाँ इनिशियल फेज में ज़ख़म बना, वो बाहर आहिस्ता आहिस्ता ब्लीडिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, इनिशियली थोड़ी होगी, नहीं होगी, फिर बार बार। तो अगर जब वो बिगड़ जाता है फिर ये होता है। अच्छा, फिर इसका स्प्रेड कैसे होता है?
पहले एक छोटा सा जख्म होता है, वो अपने इर्द गिर्द की जगह को इन्वॉल्व करता है, डीप में भी, सराउंडिंग में भी। जब वो इन्वॉल्व कर लेता है वो फैलता है। फैलने का उसका एक लिम्फेटिक तरीका है और एक ब्लड के थ्रू है। जब वो इनके थ्रू फैलता है तो फिर जिस्म के दूसरे हिस्सों में चला जाता है। तो हमने सबसे पहले जब ये मर्ज आता है उसके लिए हमने स्टेज करना होता है। स्टेज करके देखते हैं कि मर्ज कितना है। इलाज इसका 3 किस्म का है। सर यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले जो प्रोग्रेशन ऑफ सर्विकल कैंसर है उसके बारे में बात कर रहे थे। जी सर, अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, अब इसका इलाज इसका 3 किस्म का है। ऑपरेशन से, रेडिएशन से है, और अगर बहुत बिगड़ जाए तो फिर कीमोथेरेपी से। अब स्टेज पे डिपेंड करता है सर। अर्ली हो तो बच्चादानी निकाल के भी काम हो सकता है, मगर इसकी ये मल्टी मोडेलिटी अप्रोच है जिसके साथ हम जी। अब सर मुझे बताइएगा कि अगर किसी को ये शक हो जाता है कि वो अपनी बॉडी में चेंजेस, इरेगुलर चेंजेस ये महसूस करती हैं फीमेल जो है, अगर वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हम नहीं जा सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, हर बंदा जो है वो नहीं जा सकता, तो अगर वो किसी जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं या जनरल डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वो बता सकते हैं कि जी आपका ये जो सिम्टम है ये सर्विकल कैंसर की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो आपको जो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? नहीं, पहला काम गायनाकोलॉजिस्ट का। गायनाकोलॉजिस्ट देखेगा, ठीक है, कि ये जख्म जो है किस किस्म का, वो उसकी बायोप्सी लेगा। ऑन्कोलॉजिस्ट का काम बाद में आता है, जब वो बायोप्सी ले लेता है, कंफर्म हो जाता है, फिर ऑन्कोलॉजिस्ट का काम। सर इसके हवाले से आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में, क्योंकि आपका बहुत किरदार है ये वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को स्टार्ट कराने में, पाकिस्तान में इसके हवाले से अब क्या क्या किया जा रहा है और इस टाइम पाकिस्तान में शरह कितनी है? आपने तफसीलन ये बताया कि पाकिस्तान में जो है वो अभी कम है, लेकिन क्या ये प्रोग्रेस कर रहा है या ये स्टेबल है, ये जो इसकी परसेंटेज ऑफ जो नहीं, ऑलमोस्ट स्टेबल है, स्लाइटली प्रोग्रेसिव है। हम इतना नहीं कह सकते ज़्यादा कॉमन हुआ है, और ये सारी वजह हमारे दीन इस्लाम की वजह से। सही है। तो इस वजह से, मगर है तो सही, अवेयरनेस देना ज़रूरी है, ये बिगड़ ना जाए, क्योंकि जिस तरीके से आजकल मीडिया और डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं उसमें इसका अंदेशा है कि ये बिगड़ जाएगा और बढ़ जाएगा। इसलिए हमें इस पे काम करना चाहिए और ये वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। सर फैमिली लाइफ किस तरह जो है वो मरीज़ा की जो है वो इफ़ेक्ट होती है इस मर्ज़ की वजह से, कैंसर की वजह से, और अगर इसकी इनिशियल स्टेज पे तशख़ीस कर दी जाए तो क्या ये तकरीबन हम इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, इसका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे यहाँ हम गाड़ी को मेंटेन करने के लिए तो उसके सारी चीज़ें करते हैं, मोबिल, फिल्टर, पेट्रोल, टायरों में हवा, मगर वो इसलिए करते हैं, जब गाड़ी लेते हैं तो एक मैनुअल साथ आता है। बिल्कुल। जब हम पैदा होते हैं अल्लाह मैनुअल नहीं देता। अगर हमें मैनुअल मिलता हम अपने टेस्ट करवाते। तो ये अपने टेस्ट करवाएंगे, जल्दी तशखीस हो जाएगा, आप ठीक रहेंगे। अगर मैं ये सूट पहन के आया हूँ, अगर मेरा ये की लग के फट जाए, अगर मैं रफू कर लूँगा तो ठीक हो जाएगा, नहीं तो मैं नया सूट लेना पड़ेगा। एक सिंपल सी बात है। बिल्कुल। तो वो अर्ली स्टेज डिटेक्ट हो जाएगा तो वो अच्छा। फिर एक और है, हम एक दूसरे से जिक्र करने से भी कतराते हैं। हम कहते हैं यार वो क्या कहेगा, इसे क्या हो गया, कुछ नहीं कहेगा। हमें एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए, अपनी तकलीफ बयान करनी चाहिए। हमें वो जो एक बैरियर है उसे दूर करना चाहिए। जब बैरियर दूर करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो हम डरते हैं, घबराते हैं, शर्माते हैं। अगर ये ना हो तो ये सब चीज़ें अर्ली डिटेक्ट होकर क्योर हो सकती हैं। अर्ली डिटेक्शन के हवाले से पाकिस्तान में कोई इसकी तशख़ीस के लिए या कुछ इंतज़ामिया की या हुकूमत की तरफ से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं इसके हवाले से? सर ये जो इदारे हैं, हॉस्पिटल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहाँ जाके मुआयना करवाएं, सब कुछ हो सकता है। स्पेशल वार्ड अगर इसके लिए मुख्तस कर दिया जाए कि क्योंकि जिस तरह अब एक्टिवली इसकी वैक्सीनेशन के लिए कुछ किया जा रहा है, क्या इसके लिए कोई वार्ड्स भी अलहदा बनाए जा रहे हैं, या कि सिर्फ अगर किसी को शक है कि वो आके या कैंसर के मरीज़ों के लिए, अगर हम इसको जनरलाइज कर दें कि कैंसर के मरीज़ों के लिए अलहदा वार्ड? देखिए हर बड़े मेडिकल यूनिवर्सिटी कॉलेज में कैंसर डिपार्टमेंट्स हैं। ओके, वहाँ जाके आप करवा सकते हैं। मैंने पिछले दिनों एक साहब थे, गवर्नमेंट से लिंक थे, मैंने उन्हें एक सजेशन दी थी। मैं आपके टीवी के रेफरेंस से वो भी देना चाहता हूँ कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा
लाहौर में एक कैंसर हॉस्पिटल बना रही हैं, बहुत अच्छा कर रही हैं, मगर मैंने ये सजेस्ट किया था कि अगर हर डिवीजनल हेडक्वार्टर पे एक कैंसर का अस्पताल बना दिया जाए, बिल्कुल, तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी उस हॉस्पिटल पहुँच जाएगी। बिल्कुल, और मेरे अंदाजे में जो उसका तखमीना है वो तकरीबन 2 अरब रुपए है एक हॉस्पिटल का। ओके, तो ये गवर्नमेंट के लिए कोई मसला नहीं है। पंजाब में 12 डिवीजन है, बिल्कुल, अगर 12 डिवीजन में 2-2 अरब का एक हॉस्पिटल बना दिया जाए, बल्कि कुछ डिवीजन हैं जहाँ पे हैं, जैसे मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, यहाँ पे तो हैं, मगर जहाँ नहीं है, बहावलपुर, वहाँ बनाएं, ठीक है, सरकारी तौर पे। डीजी खां में नहीं है, अब लिया है, ठीक है, सरगोदा है, इन जगहों पे 2-2 अरब में अगर एक कैंसर, तो वहाँ के मुल्का इलाके कवर होंगे। अब मुल्तान में अगर एक जलालपुर पीर वाला का बंदे को मुल्तान में अगर हॉस्पिटल हो, तो वो मुल्तान आएगा, लाहौर नहीं जाएगा। बिल्कुल, तो मैंने ये मशवरा दिया था कि लोकल लेवल पे ही करें, एटलीस्ट वो ही वहाँ जाए जिसे ज़रूरत है। इससे ना सिर्फ पब्लिक बेनिफिट है, पब्लिक को खर्चा कम करना पड़ेगा, बल्कि लाहौर में क्राउड कम होगा। लाहौर में भी क्राउड कम होगा, और जितना हम डेवोल्यूशन ऑफ पावर या डेवोल्यूशन ऑफ उसका करते हैं तो उससे फ़ायदा होता है। जब सिर्फ ट्रिकल डाउन करके बिल्कुल छोटे लेवल पे, लोकल लेवल पे जाएगा तो बोझ कम पड़ेगा जो बड़े अस्पताल हैं। अच्छा सर, आज लंग्स कैंसर के हवाले से भी एक आलमी दिन मनाया जा रहा है यूनाइटेड नेशन के से, तो उस हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा कि क्योंकि नौजवान नस्ल में जो सिगरेट का वैसे एक रुझान जो है वो कम हो रहा है, लेकिन वेपिंग आ गई है, अब उसकी जगह वेप्स ने ले लिया, तो उस हवाले से ज़रा हमें बताएं कि वो भी सेम है, बिल्कुल सेम है। वो कहते हैं जी उसका असर कम है सिगरेट से, असर कम या उसके जो हैं वो बड़े डिलेड आता है आपके पर कैंसर आता तो है ना। नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ आपकी विल पावर है। ओके, विल पावर से आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप चाहेंगे, विल पावर होगी तो सब कुछ हो सकता है। हम चाहते नहीं हैं, अगर हम करना चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो इसलिए आप आसमान से गिरा खजूर में अटका, आप एक छोड़ के दूसरा ले रहे हैं, आपको नहीं लेना, बस सिंपल। देखें ये धुआं ही है ना, अंदर जाके तो धुआं ही जा रहा है। बिल्कुल, और ये सिर्फ लंग कैंसर नहीं कर रहा, ओके। ये धुआं जो है ये तंबाकू है, ये आपको मसाने का कैंसर भी कर रहा है, ये लबलबे का कैंसर भी कर रहा है, ये खून की शरियानों को तंग भी कर रहा है, ये हार्ट अटैक भी कर रहा है, ठीक है, ये मैदे का कैंसर भी कर रहा है, गुर्दे का कैंसर भी कर रहा है। सो ये सिर्फ ये नहीं कि लंग कैंसर कर रहा है, मगर इसके अपने असरात हैं। चाहे वेप लें, चाहे सिगरेट लें, या पाइप लें, सिगार लें, बीड़ा लें, निस्वार लें, सब डेंजरस है। लंग कैंसर की जो इनिशियल हमारे पास सिम्टम्स हैं उसके बारे में बता दें कि इसके अलावा अगर किसी को ये खदशा है तो उसको क्या करना चाहिए? देखें, मैं एक जनरलाइज्ड बात करता हूँ, Okay. कि कोई भी सिम्टम हो, खांसी है, खांसी है, अगर किसी डॉक्टर के पास जाएं, इलाज करवाएं, प्रॉपर डॉक्टर हो और प्रॉपर इलाज किया जाए। ये ना हो कि हमारे यहाँ थोड़ा सा फर्क पड़ता है हम दवाई छोड़ देते हैं। अगर प्रॉपर डॉक्टर आपका इलाज कर रहा है, प्रॉपर दवाई ले रहे हैं, और फिर भी आपका मर्ज नहीं ठीक होता, फिर स्पेशलिस्ट के जाके उसकी तशखीस करें, बायोप्सी करवाएं, कुछ करें, तो फिर होगा। कोई भी सिम्टम, बुखार है, तो आप अगर नहीं ठीक हो रहा तो आप चेक, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात की सर्विकल कैंसर के बारे में। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर मरीम जमील मौजूद हैं, जो कि एडिक्शन ट्रीटमेंट एक्सपर्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ हमारे साथ शकील सुल्तान भी मौजूद हैं, जो कि रिपोर्टर हैं रोही न्यूज़। शकील, मुझे बताएं कि आपकी एजुकेशन की बीट है इस वक्त बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी, जो मुल्तान की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर एक असातिज़ा का एहतजाज हो रहा है, वो क्या है, ज़रा तफसीलन बताइएगा। अच्छा, BZU न सिर्फ मुल्तान, जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, और जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है मसाइल भी उतने बड़े ही देखने को मिलते हैं। इस वक्त पहले स्टूडेंट्स एहतजाज करते नज़र आते थे, तो इस दफ़ा हमने देखा कि टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं, और ये सिर्फ एहतजाज नहीं, ये एक धरना बन गया था। अच्छा, टीचर्स ने 23 सितंबर को एडमन ब्लॉक के सामने एक एहतजाजी कैंप लगाया। ओके।
कोई 150 के करीब असातिज़ा, जिसमें मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, उन्होंने सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक एहतजाज किया। तमाम डिपार्टमेंट्स के कई डिपार्टमेंट्स थे, सब डिपार्टमेंट्स में तो नहीं। अब मैं इसमें एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन वाले थे। आपको पता है टीचर्स की भी यूनियंस होती हैं, तो जो एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के मेंबर्स थे, जो टीचर्स, उन्होंने एहतजाज किया। तो क्लासेस का बाइकआउट भी किया हुआ था उन्होंने। जो टीचर्स एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के मेंबर थे, और उन्होंने अपना उस दिन क्लासेस का भी बाइकआउट किया और एहतजाजी कैंप में जाके बैठ गए। और फिर कुछ ऐसे टीचर्स थे जो इस एसोसिएशन का हिस्सा नहीं थे टीचर्स का, तो वो उस दिन क्लासेस ले रहे थे। लेकिन हमने देखा कि उस दिन मेजॉरिटी जो है वो उस दिन मौजूद थे वहाँ पर, क्लासेस का बाइकआउट किया हुआ था। फिर हमारे स्टूडेंट्स भी ऐसी चीज़ों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जैसी खबर चली कि कल क्लासेस का बाइकआउट होना है, टीचर्स एहतजाज में होंगे, तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी नहीं आए। मतलब जिनके टीचर्स ने एहतजाज पे जाना ही नहीं था, वो भी यूनिवर्सिटी नहीं आए। ठीक है, तो 2 दिन जो है स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो काफ़ी लो रिकॉर्ड की गई है। अब सवाल ये है कि वो एहतजाज के लिए आए क्यों? इतनी गर्मी भी है और फिर क्लासेस भी, एडमिशन डेज चल रहे हैं इन दिनों। जो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में एडमिशन डेज चल रहे होते हैं, बड़े नाजुक दिन होते हैं। एडमिशन पे हम ज़रा तफसीलन बात भी करेंगे अभी। हाँ बिल्कुल, वो भी करेंगे, ज़रूर है। इन दिनों यूनिवर्सिटी के एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, तो टीचर सारा दिन बैठे हैं। अब कुछ मुतालबात थे। जब से नए वाइस चांसलर आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल जी, वो थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सख्त इंसान है अपनी मैनेजमेंट में। उन्होंने आते ही काफ़ी ऑर्डर्स जारी किए थे। तो जब कोई मैनेजमेंट में कोई नया बंदा हमारे ऊपर आते ही ऑर्डर्स जारी करता है ना, तो जो सीनियर्स लोग पहले से मौजूद होते हैं उन्हें वो खटकता है थोड़ा सा। ठीक है, अब यूनिवर्सिटी में किसी भी इदारे में सीनियर, जूनियर, एक्सपीरियंस, एजुकेशन लोग इसके मुताबिक लोगों के साथ डील करते हैं कि वो इतना जूनियर है, उसके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। अब BZU में बहुत सीनियर लोग पढ़े हैं, ठीक है, डीन्स हैं, HODs हैं, प्रोफेसर सारे। अब फिर इनकी मीटिंग्स होती थी, तो उस मीटिंग में प्रोफेसर जो हैं डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल साहब, वाइस चांसलर, वो, ये मैं मौक़िफ़ बता रहा हूँ जिन्होंने एहतजाज किया है। मैं यही पूछना चाह रहा हूँ, मुतालबा क्या है प्रोटेस्टर्स का? ये मुतालबे की तरफ लेके आ रहा हूँ। अभी मैं उनका मौक़िफ़ दे रहा हूँ जो एहतजाज कर रहे थे। वो कहते हैं कि किसी भी मीटिंग में जब बैठते हैं हम अपनी डिमांड्स रखते हैं, तो हमारे जो वाइस चांसलर हैं वो हमारी डिमांड्स को अपनी मर्ज़ी से सुनते हैं और अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला कर देते हैं, और हमारी जो राय है सीनियर फैकल्टी की, उसको दबा देते हैं। एक मुतालबा ये था। दूसरा, वो कहते हैं कि हम सिलेक्शन बोर्ड एक हुआ और वो चाहते हैं कि सिलेक्शन बोर्ड दोबारा किए जाएँ। कुछ प्रोफेसर्स की तरक्की होनी है, वो रुकी हुई है। कुछ पेंशन केसेस हैं, कुछ फॉरेन कंट्री जाने के लिए टीचर्स को छुट्टी लेनी पड़ती है, उसकी कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं। और फिर कुछ PhDs हैं, उनको उनकी एडवर्टीज़मेंट नहीं की जा रही। तो एक पूरी रेजोल्यूशन इन्होंने सबमिट करवाई है ना। तो वो मुतालबात की एक लंबी फहरिस्त है, जिसमें अहम मुतालबात मैंने आपके सामने रखे। तो अब वाइस चांसलर उन चीज़ों को अपने तरीके से देख रहे हैं कि मैंने कहाँ, कब, क्या फ़ैसला लेना मैं देखूँगा। फैकल्टी कहती है कि हम जब सिंडिकेट में बैठते हैं, सिलेक्शन बोर्ड होता है, कोई इजलास होता है, कोई मीटिंग होती है, तो आप हमारी तरफ भी देखें, हमारे मसाइल को भी प्रायोरिटी पे रख के हल करें। अब VC की भी एक कमेटी है, VC भी अपने तरीके से चीज़ों को देख रहा है। यहाँ पे ना वाइस चांसलर और फैकल्टी के दरमियान क्लैश आ गया, इख्तलाफ आ गया। अब सीनियर फैकल्टी ज़्यादातर जो है वो अब एहतजाज पे आई हुई है कि आप हमारे मुतालबात भी मानें। तो अब वाइस चांसलर ने पहले दिन तो मुकम्मल एहतजाज रहा। वाइस चांसलर कोशिश करते रहे, मुज़ाकरात करें, हल करवाएं, नहीं हल हो सके। फिर दूसरे दिन भी एहतजाजी कैंप लगना था, 24 सितंबर को भी। खैर, वाइस चांसलर ने गुंजाइश पैदा की और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप धरना मौखर करें, अपने एहतजाज मौखर करें, मेरे पास आएँ, बात करें। तो अभी इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, लेकिन अभी वो हल नहीं हुए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक रिएक्शन आया। स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब हमारी फ़ीस बढ़ रही थी, जब हमारे मसाइल चल रहे थे, जब हम निकलते थे, तो हमें दबाया जाता था, हमें क्लासेस से निकाल दिया जाता था, हमें थ्रेट्स किया जाता था। अब जब टीचर्स पर थोड़ी सी कड़ा वक्त आया तो टीचर्स बाहर निकल आए हैं। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स के साथ भी कहीं ना कहीं से कहीं कोई नाइंसाफ़ी, कोई ऐसे ऑर्डर्स आ जाते हैं, जैसे कोई कैंटीन ख़त्म कर देना, किसी हॉस्टल को ख़त्म कर देना। जैसे BZU में लास्ट टाइम 2 हॉस्टल लड़कों के थे, उनको लड़कियों में शिफ्ट कर दिया। लड़कों को निकाल दिया और उसमें लड़कियां ज़्यादा रख दी। उसकी वजह कि लड़कियों की तादाद बढ़ रही है और लड़कियों को हॉस्टल चाहिए होता है। लड़के तो फिर भी प्राइवेट कहीं भी रह जाते हैं। तो उस वक्त भी स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे थे। फिर कभी कभी छुट्टियाँ होती हैं, स्टूडेंट्स के हॉस्टल जल्दी बंद कर दिए जाते हैं। फ़र्ज़ करें हुकूमत आज ही कोई कल की इमरजेंसी छुट्टी का ऐलान कर देती है, ठीक, 1 हफ्ते की छुट्टी का ऐलान कर देती है, तो यूनिवर्सिटी वाले कहते हैं शाम से पहले हॉस्टल फ्री करो।
अब स्टूडेंट्स मुख्तलिफ जगहों से आए थे, कोई जॉब कर रहा होता है, कोई किसी चीज़ की तैयारी कर रहा होता है, अब वो अचानक कैसे घर चला जाए, इस पर भी स्टूडेंट्स कई दफ़ा एहतजाज करते आए। तो अब पहले स्टूडेंट सड़कों पर आ रहे थे, अब टीचर्स आए हुए हैं। खैर इनके मुज़ाकरात चल रहे हैं, देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है। और हम ये समझते हैं कि रिज़ल्ट वाइस चांसलर को गुंजाइश पैदा करनी चाहिए, सीनियर फैकल्टी है, आपसे पहले के काम कर रहे हैं, वो उनके मुतालबात को भी सामने रखें। स्टूडेंट सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से, रिज़ल्ट डेज हैं, एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, क्लासेस मिस हो रही होती एडमिशन हैं। सफ़र कर रहे हैं। हाँ। एडमिशन्स के हवाले से शकील, हमने पहले भी ये बात सुनी थी कि शायद बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के उस तरह एडमिशन्स इस साल नहीं हुए जो पिछले सालों में होते रहे हैं, क्योंकि शरह कम हुई है एडमिशन्स की। इस पर पहले भी हमने बात की तफसीली, वो भी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे ना, वो सर्वाइकल कैंसर के हवाले से कि कोई टिकटॉक वीडियो एक किसी ने बनाई और उसने इतना असर डाला लोगों में कि लोग ये समझने लगे कि बस अगर हमने ये वैक्सीनेशन करवा ली तो हम ख़त्म हो जाएंगे। किसी ने खबर चला दी कि BZU में एडमिशन नहीं हो रहे, सही, और वो खबर आग की तरह फैल गई। और वो ऐसी खबर फैली कि कोई भी बंदा कोई टिकटॉकर व्लॉग कर रहा है, कोई खबर लगा रहा है बगैर चीज़ों को जाने। भाई वो बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, ठीक है, पूरे साउथ पंजाब से लड़कियां लड़के वहाँ एडमिशन्स लेने आते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी के अंदर एक दिन का जो स्टूडेंट्स का इंटेक है ना, वो कोई 10,000 प्लस है, ठीक है। और ओवरऑल कोई 36 के करीब स्टूडेंट्स इस टाइम पढ़ रहे हैं। हर साल 10,000 स्टूडेंट आ रहा है और जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब खबर चली थी कि 300 दाखिले हुए हैं, ये क्या तरीकाकार है। मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर 500 से लेकर 600 तक बच्चा पढ़ रहा है, बिल्कुल ही, और आप कह रहे हैं कि सिर्फ 300 दाखिले हुए हैं। मसला ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ने ना 3 फेजेज में दाखिले किए थे, पहला फेज़, दूसरा फेज़, तीसरा फेज़। तीसरे फेज़ में MPhil PhD, दूसरे में नए प्रोग्राम्स और BS 5th, और पहले फेज़ में पुराने प्रोग्राम्स जो पहले से थे, इस तरह ना एडमिशन चलवाए। उसमें लोगों को मौका मिला कि एडमिशन्स नहीं हो रहे। अब आते हैं कि एडमिशन्स हुआ कितने। एडमिशन यूनिवर्सिटी का जो 2 दिन पहले मुझे पता चला, वो 6,000 प्लस एडमिशन हो चुका है इस टाइम यूनिवर्सिटी में। और ये एक बड़ा नंबर है BZU के रिलेटेड। पहले BZU में 10,000 प्लस भी एडमिशन होते थे, लेकिन अब देखें ना प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी तो कितनी आ गई हैं, हर कॉलेज भी BS ऑफर कर रहा है। बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी का एक मेयार है, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, तो लोगों को तो ज़्यादा अट्रैक्टेड होना चाहिए इसकी तरफ। हाँ। तो शरह गिर क्यों रही है? अच्छा, ओवरऑल ही शरह गिरी। यूनिवर्सिटी के अंदर इतने डिपार्टमेंट्स हैं, इतने प्रोग्राम्स हैं। साइंस डिपार्टमेंट में आप जाएं, एडमिशन नहीं मिलता, लोग सिफारिशें करवा रहे होते हैं, सेल्फ पे पैसे उठा के भाग रहे होते हैं, नहीं मिल रहा एडमिशन किसी को भी। इवन हम भी वहाँ स्टूडेंट्स को देखा। आर्ट्स कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एडमिशन उर्दू में मुश्किल हो रहा है, हिस्ट्री में मुश्किल हो रहा है, कुछ और डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ये कुछ जिसमें लोगों की अब इंटरेस्ट नहीं रही या आगे कोई वाज़ेह स्कोप नहीं रहा। लेकिन कंप्यूटिंग, इंजीनियरिंग और साइंस डिपार्टमेंट इतना एडमिशन है कि 1020 पे आके दाखिला रुक जाता है, ठीक है। और फीसिस भी कुछ बड़ी हैं यूनिवर्सिटीज़ की, कुछ इस ये बैरियर्स भी आए हैं। लेकिन ओवरऑल हम नहीं कह सकते यूनिवर्सिटी का एडमिशन गिरा, हम ये कह सकते हैं कि कुछ चंद डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट नहीं रहा। अब देखें ना, AI का दौर है, लोग उस तरफ जा रहे हैं। फिर एक जिसका माइंडसेट ऑलरेडी बना हुआ है कि मैंने डॉक्टर इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, तो और स्टूडेंट्स शॉर्ट कोर्सेज की तरफ चले गए हैं, ऑनलाइन स्किल्स की तरफ चले गए हैं, फ्रीलांसिंग तो की तरफ स्टूडेंट्स का ना ट्रेंड चेंज हुआ है इंटरेस्ट का। तो इसलिए कुछ हमारे डिपार्टमेंट्स जो पुराने थे उनमें स्टूडेंट्स नहीं जा रहे, ख़ासतौर पर लैंग्वेजेस में नहीं जा रहे। हाँ, हमने पहले आपसे मैं बात कर रहा था कि जो असातिज़ा का एहतजाज है, उस हवाले से क्या HEC ने भी अब कोई इसके ऊपर मौक़िफ़ दिया है, या HEC का कोई नुमाइंदा ने आके टीचर से कोई बात की है? और इसी के अंदर एक मज़ीद सवाल ऐड करने शकील, हमारी एक और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वो है एमर्सन यूनिवर्सिटी। उसकी इंतज़ामी और एडमिनिस्ट्रेटिव भी काफ़ी इशूज़ हमें नज़र आ रहे हैं, उसके हवाले से भी ज़रा हमें बताइएगा। आपका जो पहला सवाल है ना HEC का, ये इनका मसला वाइस चांसलर के साथ है। वाइस चांसलर के पास बहुत पावर्स होती हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में। जब वो वाइस चांसलर परमानेंट वाइस चांसलर होता है रेगुलर, उसको तो बहुत पावर्स होती हैं। तो जितने भी इस वक्त जितने भी मुतालबात हैं ना, वो वाइस चांसलर की पावर्स के रिलेटेड है। वो अपनी पावर्स से उन्होंने वो फैसले चेंज किए, ठीक है। अब अपनी ही पावर से उन फैसलों में मजीद भी तब्दीली कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी HEC का इसके साथ कोई लिंक नहीं रहता, ठीक है। और वाइस चांसलर ही इस चीज़ को देखेगा। अब एमर्सन यूनिवर्सिटी, 1 महीना पहले एमर्सन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर का एक मामला हुआ, वो उनका एक पर्सनल फेल है और उस हवाले से उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, ठीक है। रिज़ाइन उनका रेगुलर रिज़ाइन नहीं था, उन्होंने कहा कि मैं 1 महीने की लीव पे जा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो मुझे 1 महीने की लीव पे कंसीडर करें, नहीं तो मेरा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करें और मैं इस ओहदे से जाना चाहता हूँ, ठीक है। अब वो एक्सेप्ट नहीं हुआ, उनके उस मामले पर इंक्वायरी बैठी।
अब ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है एमर्सन, BZU के बाद दूसरी यूनिवर्सिटी आती है, अच्छा। नई यूनिवर्सिटी बनी थी पिछले 3-4 साल में, बड़ी तरक्की की है इस यूनिवर्सिटी में, स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हो रहा है BS भी हो रहा है, MPhil भी हो रहा है, PhD भी हो रहा है, और अब 1 महीने से उसका सरबराह नहीं है कोई। 1 महीने से ठीक है, बिल्कुल सीट वेकेंट है, तो और एक ऐसी ad hoc basis पे जी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जिसमें नई हायरिंग्स हो रही थी, नए स्टूडेंट्स आ रहे थे, नए प्रोजेक्ट्स चल रहे थे, वो यकदम सब कुछ रुक गया। नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, उनको ये नहीं पता कि अब हमारी डायरेक्शन आगे क्या, टीचर्स मौजूद हैं, डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, फाइनेंशियल मैटर्स उनके रुके हुए हैं, प्रोजेक्ट्स उनके रुक गए हैं, सारी चीज़ें रुक गई हैं। अब उसकी एक वजह सैलाब भी था हमारी, क्योंकि टोटल गवर्नमेंट जितनी भी मशीनरी है वो सैलाब पर लग गई। इस वजह से हमारे जितने भी बाकी डिपार्टमेंट्स के काम थे वो उधर उतनी तवज्जो ना रही। अब सैलाब कुछ थमा है, तो अब उम्मीद की जा रही है कि वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस तरफ भी देखे, और देखना भी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स आए यूनिवर्सिटी में और आगे उनके कई उनको नई प्रोजेक्ट्स मिलने थे, चीज़ें मिलनी थी, लेकिन आगे उनका कोई वाइस चांसलर नहीं बैठा, और ना ही किसी को, भाई अगर वो वाइस चांसलर चला गया है, इंक्वायरी चले, किसी को आर्जी चार्ज दें ताकि यूनिवर्सिटी के मामला तो चलें। मजीद भी शकील इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव जो मसाइल हैं एमर्सन यूनिवर्सिटी के, और शकील अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जो आप कर रहे थे। हाँ, वो सिर्फ ये है कि यूनिवर्सिटी शदीद इंतज़ामी बहरान का शिकार है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो अब ना हाईलाइट्स में थी कि तेज़ी से ग्रो कर रही है, अब वो यकदम इतनी तनकीद में आ गई, तो उसे फौरी तौर पर एक सरबराह दे देना चाहिए था। आप किसी को भी आर्जी चार्ज दे देते, वो आके कम से कम यूनिवर्सिटी के मामला तो चलते रहते हैं ना। अब यही मुतालबा किया जा रहा है तालीमी हलकों की जानिब से कि या तो उस वाइस चांसलर के बहाली के लिए काम करें, ले आएँ, या फिर आप कोई नया चार्ज किसी और को दें, इस मसले को जल्दी सॉर्ट आउट करें। यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स कंप्लीट हो गए हैं, और दूसरी बात एक और जो यूनिवर्सिटी को नुकसान भी हुआ, यूनिवर्सिटी के एडमिशन जिस स्पीड के साथ चल रहे थे, वाइस चांसलर के जाने के बाद वो स्पीड बहुत कम हो गई है, क्योंकि वो एक जो है मार्केट में भी एक स्टूडेंट्स का एक रुझान जो था एमर्सन जाना है, एमर्सन जाना है, जब एक ऐसे केसेस बाहर आए तो फिर वो स्टूडेंट्स कतराना शुरू स्टॉप कर गए। अच्छा शकील, इस हवाले से मजीद भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन आपने एक पंजाब फूड अथॉरिटी को भी कवर करें, तो पंजाब फूड अथॉरिटी की इस वक्त कार्रवाइयाँ क्या हैं, और जो हमारे यहाँ कुछ मुद्दे सेहत चीज़ें पाई जाती हैं, उस हवाले से पंजाब फूड अथॉरिटी क्या करी और क्या कर रही है, जिस तरह जब ये शुरू में ये डिपार्टमेंट बना था उस तरह की कार्रवाइयाँ अभी भी चल रही हैं? अच्छा, मैं पिछले 3 साल से पंजाब फूड अथॉरिटी डिपार्टमेंट की न्यूज़ कवरेज करता हूँ, बहुत कार्रवाइयाँ करते हैं। ओके, लेकिन आप बिलीव करें, हमारा पाकिस्तान का जो मुआशरा है, इसमें जो सेहत अनासर लोग बैठे हैं दुश्मन, ये बाज नहीं आते। अब लास्ट टाइम हमारी पंजाब फूड अथॉरिटी के डायरेक्टर जो साउथ पंजाब के, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने हमें अपनी एक किस्सा सुनाया कि एक इलाके में सिर्फ एक ही शख्स है जो दूध बनाता है, ठीक है, मिलावटी दूध होता है, और वो हज़ारों लीटर्स की तादाद में वो सप्लाई करता है, और पूरे साउथ पंजाब में उसका दूध जाता है। उस पर रेड करने के लिए इनको इतनी बड़ी टीम्स लेके जानी पड़ी, ठीक है, और वहाँ पे इन पर हमले भी हुए टीम्स पर, ठीक है। एक दूध बनाने वाला बंदा अपने इस काले धंधे को छुपाने के लिए, खुद को बचाने के लिए टीम्स पर हमले करवा रहे हैं, ठीक है, और वही दूध हमारा मार्केट में आ रहा है, ठीक है। अब ये पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाइयाँ कर रही है, कहीं पे मिसाले जो हैं वो ख़राब बनाए जा रहे हैं, कहीं पे सब्जियां बासी पड़ी हैं। हमारे अच्छे अच्छे फूड ब्रांड्स जिनको हम बड़ा बाएतमाद समझते हैं, अच्छा, कि लोग मतलब जाते हैं वहाँ रूटीन से ज़्यादा पैसे पे करते हैं कि यार ये इनसे बड़ी हमें फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। आप बिलीव करें, हमें पता चलता है उनके पास ही बासी सब्जियां पड़ी हैं। बासी सब्जियां उनके पास हैं या उनके नाम पे गलत लेबलिंग की जा रही है? नहीं, उन्हीं के पास, उनके होटल से ही, उनके किचन से ही बरामद होती हैं। गोश्त आपको पता है, अब चिकन फास्ट फूड का बेसिक है, ठीक है, चिकन भी बासी मिल रही है, डेली की रूटीन में हमारे तो शामिल हो चुका है। इसके बिना मतलब हमें खाने भी, डिशेज हमारी कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है। तो पंजाब फूड अथॉरिटी एक जानब कार्रवाइयाँ कर रहा है, दूसरी जानब जो माफिया है खुराक वाला, ये भी बाज नहीं आ रहे, ठीक है। हर चीज़ में हमें मिलावट नज़र आती है, लेकिन यहाँ शहरियों को हम एक दूध के हवाले से जो ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती हैं, ये मैसेज देंगे, अगर आपका कहीं से भी दूध आपने लगवाया हुआ है, उसको अपना पंजाब फूड अथॉरिटी से चेक करवाएं। अच्छा, तो कर देती हैं टीम्स आके घर पर आपके? नहीं, वो ऑफिस उनके देना पड़ता है, इनका अलग डायरेक्टरेट ऑफ मिल्क बना हुआ है।
ओके, बहुत शुक्रिया शकील। डॉक्टर, अब हमें ज़रा एडिक्शन के हवाले से जाइएगा कि एडिक्शन है क्या, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं या हम जब इस पर रिसर्च करते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि जो आपका जब आप कोई भी सब्सटेंस लेते हैं तो आपका जो एक डोपामीन रिलीज़ होता है, फिर उस डोपामीन को एक लेवल क्रिएट हो जाता है आपके माइंड में, आप उसको मेंटेन करने के लिए उसकी मिकदार बढ़ाते जाते हैं उस सब्सटेंस जी, का, इसी तरह ही है? अच्छा, ये ऐसे ही होता है। एडिक्शन बेसिकली एक डिजीज़ है। ओके। ठीक है, ये डिजीज़ है। जैसे कि पहले लोगों को नहीं पता था, ट्रीटमेंट इतना नहीं था, तो हमारी सोसाइटी में 10,000 साल से नशे चल रहे हैं। अच्छा। फिर WHO ने काम किया 1957 में। ओके। जब उन्होंने काम किया तो उन्होंने प्रॉपर जो है नाम दिया एडिक्शन को कि ये एक जिस्मानी बीमारी है। ओके। अच्छा, जो ट्रीटेबल है, इसका ट्रीट हो सकता है। अब एडिक्शन बेसिकली ना ये एक जहन की बीमारी है जिसमें हमारा जहन और रवैया डिस्टर्ब होता है। ओके। अब इसमें चेंज नहीं होता, वो डिस्टर्ब होता है। अब जब वो डिस्टर्ब होता है तो वो ट्रीटमेंट से आप क्या करते हैं, उसको अपनी पोजीशन पे वापस ले आते हैं। जैसे आपने अभी बात की कि डोपामीन बहुत ज़्यादा बढ़ा है। अब डोपामीन की तादाद ऐसे बढ़ जाती है कि आप और मैं, हम नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। अब हमारा है 25,000, ठीक है। ओके। अब जो लोग ड्रग्स ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आजकल आइस बहुत ज़्यादा है, कोकेन है, चर्स है जिसको मेडिकल लैंग्वेज में आप कैनबिस कहते हैं, आइस है उसको मैथ कहते हैं। अब जब वो लेना, बेसिकली ये सारे स्टिमुलेंट है। ओके। जैसे ही एक इंसान इनको लेता है वो एक्टिव हो जाता है, उसकी वर्क एफिशिएंसी बहुत इन्हेंस हो जाती है। ओके। अब डोपामीन उसका 40,000 प्लस पे चला जाता है। अब उसको जो एक्साइटमेंट फील हो रही है ना एक काम से, और जो उसका कंसंट्रेशन लेवल है वो आम लोगों से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब उसको तो मज़े आ रहे हैं ना डोपामीन के 40,000 प्लस पे, और जो हम जैसे लोग हैं हम 20,000 प्लस पे काम कर रहे होते हैं। अब उससे ये होता है कि फिर उनको हम डायग्नोज कर देते हैं कि इनको एडिक्शन है। अब फिर जब एडिक्शन होती है, जैसे लेट्स सपोज मेरे क्लिनिक में कोई पेशेंट आया। मैम, इस पे मज़ीद हम बात करेंगे। शकील, आप हमारे साथ एक सेगमेंट में मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका भी। मज़ीद भी इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि एडिक्शन क्या है, और डॉक्टर साहिबा ने बड़ा तफसीलन इसको एक्सप्लेन किया। अब हम इनसे जानते हैं कि मैम टाइप्स ऑफ एडिक्शन क्या है, किस किस तरह की एडिक्शंस हैं? एडिक्शन ना 2 तरह की होती है। लोगों के लिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है। आपने क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त किया। तो 2 तरह की होती है, एक बेसिक 2 है, केमिकल एडिक्शन है, नॉन केमिकल एडिक्शन है। अब जो केमिकल एडिक्शन है वो सारी वही एडिक्शन है जो किसी भी तरीके से हमारी बॉडी में जा रही है। अब उसे हम इनहेल कर रहे हैं, स्निफ कर रहे हैं, या हम इंजेक्ट कर रहे हैं, ये सारी केमिकल एडिक्शन है। कोई भी केमिकल आपकी बॉडी में जा रहा है। अच्छा, फिर आप देखते हैं कि आजकल स्क्रीन एडिक्शन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है, आपको पर्सन टू पर्सन एडिक्शन हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा बोलने से एडिक्शन हो जाती है। गैम्बलिंग एडिक्शन बहुत ज़्यादा है, लोग जुआ खेलते हैं, ठीक है, उसमें पैसा लगाते हैं। फिर आपने देखा है कि गेम्स बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ये सारी है, मतलब केमिकल, नॉन केमिकल। अब आपको मैं एक बात बताती हूँ, हम मिसाल ले लेते हैं स्क्रीन एडिक्शन की, जो आजकल बहुत ज़्यादा है, बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी बहुत ज़्यादा है। आप देखें ना, अब घर में एक, आपने कभी पहले सुना था कि फ़ीमेल, मतलब एक हस्बैंड घर आया तो उसने खाना खाया, उसके बाद जो है वाइफ और हस्बैंड की कोई कन्वर्सेशन ही नहीं है। जो हस्बैंड साहब हैं वो मोबाइल लेके और मोबाइल में लगे हुए हैं, और जो वाइफ हैं वो एंजाइटी डील कर रही हैं, सारा दिन घर के कामों से थकी हुई हैं, शौहर का मुंह देख रही हैं, और शौहर साहब के पास टाइम नहीं है। तो अगर वो आपस में बात करते हैं तो हस्बैंड भी यही कहे, सारा दिन तो मैं काम करता हूँ, ऑफिस में होता हूँ, मोबाइल यूज़ करने का यही टाइम होता है। उससे भी हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं। अब फिर इसके साथ साथ स्क्रीन एडिक्शन। अब मैं आपसे बात करी स्क्रीन, अब ये बड़ों में भी बहुत ज़्यादा। अब बच्चों का ये है, बच्चों में जो स्क्रीन एडिक्शन है और जो उसके कॉजेज़ हैं, उसके इफ़ेक्ट्स जो आते हैं, सेम इट इज़ ऐसे ही आते हैं जैसे केमिकल एडिक्शन के। अच्छा, क्योंकि वो एडोलेसेंस से ही उनको स्क्रीन की आदत हो जाती है। हाँ, बिल्कुल यंग एज से। अब देखें ना, एक चीज़ आप इंजेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद आपकी फ़िज़िकल, साइकोलॉजिकल, सोशल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब हो रही है।
अब आप सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, सेम उससे भी आपकी फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल हेल्थ जो है वो डिस्टर्ब होती है। मैम फिर अब इसका इलाज क्या है? दोनों एडिक्शंस के हमें हाँ, जरा तफसील मैं में आपको बताइएगा। बताती हूँ। बेसिकली ना इसका डायग्नोज ये है कि जैसे ही एडिक्शन का एक मॉडल होता है, साइकोलॉजिकल और बायोमेडिकल और सोशल। अब जब तक ये मॉडल आपका डिस्टर्ब नहीं है ना, आप ये नहीं कह सकते कि किसी को एडिक्शन है। फिर एडिक्शन स्टार्ट कैसे होती है? अब अल्लाह ताला ने जो हमारी बॉडी बनाई है ना, उसमें एडिक्शन को एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी नहीं है। अच्छा, ठीक है। अब जो इंसान, इसमें 3 कैटेगरी होती हैं, यूज़र, एब्यूज़र और एडिक्ट होते हैं। ओके। अब जो लोग कभी कभार ले रहे हैं या एक बार लिया उसके बाद कभी ट्राई नहीं की, तो वो तो होते हैं यूज़र। ठीक है। ठीक है। फिर एब्यूज़र्स आ जाते हैं। ठीक है। ये लोगों को बताने का मकसद ये है कि उनमें अवेयरनेस आए, वो अपने बच्चों को देखें, ऑब्जर्व करें कि इनके साथ इशू कहाँ है, ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं। ठीक है। फिर एब्यूज़र्स आ जाते हैं जो अपने डेली रूटीन के काम कर रहे होते हैं, उनकी लाइफ चल रही होती है। ठीक है। उनका बायोमेडिकल मतलब जिस्मानी तौर पे कोई मसाइल नहीं आ रहे होते हैं, नफसियाती तौर पे कोई मसाइल, उनके लोगों के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेन देन बड़ा अच्छा होता है। ठीक है। ये एब्यूज़र्स होते हैं, ये हमारी सोसाइटी में फॉल करते हैं। जैसे आम लोग बाहर सिगरेट पी रहे हैं, ये। अब एडिक्ट जो है ना, वो जिस्मानी तौर पे भी डिस्टर्ब है, वो माशरती तौर पे भी डिस्टर्ब है, वो नफसियाती तौर पे भी डिस्टर्ब है। जो इतना डिस्टर्ब है तो वो तो कोई काम ही नहीं कर रहा ना। सारा दिन उसका सर्कल है कि नशा लेना है, फिर सोना है, फिर उठना है, खाना है, फिर नशा लेना है, फिर सोना है। तो उसको हम कहते हैं ये एडिक्ट है और इसका ट्रीटमेंट अब बहुत ज़रूरी हो। ठीक है। अब उससे फिर घर वाले जो पहचानते हैं, आजकल आप देखें ना, आइस बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अब जैसे ही लोग आइस करते हैं, कोई भी है, बच्चा बड़ा, जैसे आइस करता है, आइस करने के बाद चिड़चिड़ापन, शक्की। अब घर में 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसको लगेगा ये तो मेरे खिलाफ बात कर रहे हैं। ठीक है। फिर उससे घर वालों को उसके रवैयों से पता चलना चाहिए कि ये तो किसी ड्रग में इन्वॉल्व है। ओके। ठीक है। ये सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, ये ज़रा पेरेंट्स के लिए ज़रा तफसीलन बताइएगा कि अपने बच्चों में, क्योंकि आजकल स्कूल गोइंग बच्चों में भी और इस तरह के जो कॉलेजेस में हैं उसमें ये ड्रग्स के मामलात बढ़ रहे हैं, तो पेरेंट्स को किस तरह पता चलेगा कि बच्चा जो है वो किसी गलत लत में लग चुका है? पेरेंट्स को ऐसा पता चलेगा, पहले तो आपको ऐसा करना चाहिए, जैसे आपको लगे ना आपका बच्चा डिस्टर्ब है, इसको मूड स्विंग्स आ रहे हैं, बच्चे में चिड़चिड़ापन आ रहा है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, इसके लर्निंग इश्यूज़ आ रहे हैं। देखिए ना, अब हमारे पास जो पेशेंट है वो 9 ईयर का बच्चा भी है। 9 ईयर्स? 9 ईयर्स, जस्ट 9 ईयर्स। अच्छा, हमारे पास जो पेशेंट हैं वो 70 ईयर्स के भी हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। ठीक है। तो उनको ये सोचना चाहिए कि स्कूल गोइंग बच्चे भी ड्रग्स ले रहे हैं। हमारे बड़े बड़े स्कूल्स में ड्रग्स जो हैं आजकल आम हैं, चल रही हैं। ठीक है। फिर बच्चों को मोबाइल अलाउ है। अब आपको, आपका बच्चा जो सर्वाइव कर रहा है, एक उसको केमिकल एडिक्शन भी है, उसको नॉन केमिकल एडिक्शन भी है। 9 साल के बच्चे को ऐसी कौन सी जो है वो सब्सटेंस लग गया, या उसको नॉन केमिकल एडिक्शन की बात करें, या वाकई उसको कोई केमिकल एडिक्शन है जो आपके पास बच्चा है? अच्छा, अनलकीली दुख की बात यह है कि एक केमिकल एडिक्शन तो है जो उसने घर वालों से छुपाया हुआ है। ठीक है। ठीक है। 9 उसको साल का बच्चा मैनेज कौन सा करने- सब्सटेंस ले रहा है? अब वो तो ना मतलब देखें स्कूल में ना, भी इस एज में भी नहीं है कि वो स्कूल में उसको मिल रहा होगा, ना ही वो बाहर इतने बड़े ये बच्चों में जो बैठता होगा। हमारे बच्चे होते हैं, जो हेल्पर्स होते हैं, अच्छा। गाड़ियाँ साफ कर रहे बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। ये हाउस जो हेल्प। चीज़- हाँ, तो ये बच्चे जब बाहर निकलते हैं, अब ये 9 साल के बच्चे तो ज़रूर होते हैं, लेकिन जो इनकी साइकी होती है ना, वो जो हमारे घरों के बच्चे होते हैं ना, 9 साल के, उन बच्चों में और जो बाहर निकलने वाले 9 साल के बच्चे होते हैं, उनमें बहुत डिफरेंस होता है। उनमें बचपना नहीं होता, चाइल्डहुड नहीं उन्होंने ना एक्सपीरियंस किया होता। अब हमारे घर के बच्चे अगर 9 साल के हैं तो वो चॉकलेट मांगेंगे। उन बच्चों को पता होता है कि हम तो 5 साल की उम्र से बाहर निकल रहे हैं, लोग हमें चीज़ें भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमें लोगों से मांगना भी आता है, हमें सिंपैथी भी गेन करना आती है। तो वो, उसकी एज जस्ट 9 ईयर्स होती है, उसका एक्सपीरियंस 20 ईयर्स का होता है। ओके, मतलब उन्होंने क्योंकि अपनी वो वो जो society एडोलेंसेंस को- की एज जो है वो क्रॉस कर ली। क्योंकि वो सोसाइटी को एक्सप्लोर कर रहा होता है ना बहुत छोटी सी उम्र से। तो वो लोग, अब उनको फिर लोग ऐसे करते हैं जो कहीं ड्रग्स कर रहे हैं, उसे कहते हैं यार थोड़ी सी ले लो, ट्राई करके देखो इसमें क्या जाता है, वो ऐसे बच्चों को लगा देते हैं। अब उसमें पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो देखें कि हमारे बच्चों को मूड स्विंग्स तो नहीं हो रहे, उनमें चिड़चिड़ापन तो नहीं आ रहा, फिर बच्चे शक तो नहीं कर रहे। अच्छा, फिर आइस का जो है एक साइड इफ़ेक्ट ये है कि अपनी माँओं पे शक हो रहा होता है, अपनी बीवियों पे शक कर रहे होते हैं, अपनी बहनों पे शक कर रहे होते हैं। फिर आप ये देखें कि मेरे बच्चे में ये जो चेंजेस आ रही हैं, फिर इसमें सबसे बड़ा जो चेंज है, वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है बहुत तेज़ी से।
अब वेट लूज हो रहा है, आपके बच्चे का कलर डल हो रहा है, आई डार्क सर्कल्स आ रहे हैं, उसके मूड इश्यूज आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो आप उसमें बच्चे को फ़ौरन किसी माहिर नफ्सियात एडिक्शन एक्सपर्ट के पास लेके जाएं। उनके पास ना इंस्टेंट किट टेस्ट होता है, आपको वो करवाना चाहिए। आप मौके पे आप देखें कि आपका बच्चा किसी ड्रग में तो इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, ये तो वो छुप के कर रहा है ना केमिकल एडिक्शन। अब नॉन केमिकल जो स्क्रीन एडिक्शन है उसमें तो उसके पेरेंट्स उसे हेल्प कर रहे हैं, इनेबलर्स हैं, खुद दे रहे हैं उसे। बच्चा रो रहा है तो उसको फ़ौरन 1 मिनट में माएँ मोबाइल पकड़। तो स्क्रीन एडिक्शन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो बड़े हैं वो बच्चों को खुद से लगा रहे हैं। मैम हमारे ये जो भी जनजीज हैं, मैं भी जनजी से ताल्लुक़ रखता हूँ, हमारी जो यंग बच्चे हैं वो अपने आप को आइसोलेट करना पसंद करते हैं। वैसे ही वो अपने एक लोन वुल्फ की वो पर्सनालिटी, अल्फ़ा मेल बनने की कोशिश, जो रील्स देखेंगे अपने आप को कमरे में बंद कर लेंगे। तो फिर फ़र्क किस तरह किया जाएगा कि ये जो है एडिक्शन है या ये एक पर्सनैलिटी ट्रेट है? अच्छा, इसमें ये है जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स और एडिक्शन है ना, ये बिल्कुल अलग दो चीज़ें हैं। ओके, देखें, जब एडिक्शन होती है ना, फर्स्ट टाइम एडिक्शन होती है, तो उसकी पहचान ये है, लोगों में अवेयरनेस के लिए बार बार बता रही हूँ, तो जब पहली बार कोई भी ड्रग लेता है एक इंसान, तो पहले उसकी जिस्मानी सेहत ख़राब होती है, फिर नफ्सियाती सेहत ख़राब होती है, ये पहचान है। अब जो इंसान नशा करने के बाद फिर इलाज करवाया है, फिर दोबारा कुछ अरसा सही रहा है, फिर से नशे पे आ गया, अब जो दोबारा नशे पे आया ना उसको कहते हैं रिलैप्स कर गया पेशेंट। अब जो रिलैप्स किया है ना दूसरी बार, उसमें उसकी जिस्मानी सेहत पहले ख़राब नहीं होगी, उसकी नफ्सियाती सेहत पहले ख़राब होगी। उसको नशा चाहिए होगा तो उसमें चिड़चिड़ापन पहले आएगा, वो ज़िद्दी हो जाएगा, घर वालों से बदतमीज़ी करेगा। अब फिर उसके घर वालों को मतलब साइंस मिल जाएंगे, ये रिलैप्स साइंस आ रहे हैं इस पेशेंट को, उसके बाद उसका वेट लूज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, इस तरह से होता है। मैम जब रिलैप्स से पहले आपके पास, अब एक पेशेंट एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं कि पेशेंट आपके पास लाया गया, तो अब आपका प्रोसीजर क्या होगा कि आपने क्या, आप पहले क्या करेंगे? एज वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि अगर कोई बच्चा आपके पास लाया गया तो आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे, और अगर कोई मेरी एज का कोई खुदा न खास्ता कोई आ गया आपके पेशेंट, तो आप उसको किस तरह ट्रीट करेंगे? मेरे से बड़े भी हो सकते हैं, 40 साल तक, 45 साल तक। तो ज़रा एक्सप्लेन करके ज़रा आसान अल्फाज में एग्जाम्पल के तौर पर ज़रा हमें बताएं। अच्छा, मैं और ये भी बताइएगा, इसमें ये ऐड कर लें, क्या ये मुमकिन है पेरेंट्स के लिए कि कुछ लोग होपलेस भी हो जाता है ना कि अब हमारा बच्चा जो है वो एडिक्ट हो गया, तो बस जी इसको अपने हाल पे छोड़ दो, ये जो करता है करते रहो, खुद पे प्रोवाइड करने लग जाते हैं, खुदा न खास्ता कोई डेथ की सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। तो ये भी एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि होपफुल रहें कि आपका इलाज हो सकता है। अच्छा, इसका प्रोसीजर ये होता है कि जैसे ही हमारे पास कोई पेशेंट आता है, तो आने के बाद सबसे पहले, जब जाहिर सी बात है अब हम बैठे हुए हैं, हमारा एक्सपीरियंस है फील्ड में, तो हमें तो देखने के बाद पता चलता है, लेकिन फैमिली की सेटिस्फेक्शन के लिए हम फ़ौरन से एक रैंडम जो है यूरिन सैंपल लेते हैं और उसी टाइम किट टेस्ट करते हैं। अब जब किट टेस्ट करते हैं ना, उसके ऊपर जो ड्रग्स आपने ली होती हैं ना विद इन 48 आवर्स, वो सारी उसके ऊपर मेंशन हो जाती हैं। हम फैमिली को दिखाते हैं कि ये ड्रग्स करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को एडमिट कर लेते हैं। अब उसमें अगर तो 9 साल का बच्चा है, 20 साल का लड़का है, 50 साल का या 70 साल का, सेम प्रोसीजर है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम डिटॉक्स करते हैं। अब डिटॉक्स में ये होता है, जितने सारे नशे हैं वो जिस्म से निकलने का प्रोसीजर चलता है, उसको डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। अब जब वो प्रोसीजर चलता है तो उसमें फिर उसको जिस्मानी तब्दीलियाँ बहुत तेज़ी से होती हैं मरीज़ के अंदर, जो 21 दिनों में इंसान डिटॉक्स होता है, नशे जिस्म से निकलते हैं। अब जो उसकी तकलीफ़ें होती हैं ना, नशा छोड़ने की तकलीफ़ होती है, उससे उसके जिस्म में भी दर्द होता है, उसको सलाइवा भी बहुत ज़्यादा आता है, मसल्स क्रैम्प्स भी होते हैं, मूड स्विंग्स, कभी बहुत अच्छा मूड होता है, कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। अब उसमें यह है, उसको कहते हैं विड्रॉल्स, यानी कि नशा छोड़ने की तकलीफ़ें हो रही होती हैं उनसे। अब नशा छोड़ने की जो तकलीफ़ें होती हैं उसको मेडिसिन से मैनेज किया जाता है। अब लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, वो ये सोचते हैं कि या तो आहिस्ता आहिस्ता करके नशा छोड़ा जाता है, या नशे की ऑल्टरनेट कोई मेडिसिन दी जाती है जिससे नशा छोड़ा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, होता ऐसा है कि डिटॉक्सिफिकेशन होती है लिक्विड इनटेक करने से, बहुत ज़्यादा। आप पानी बहुत ज़्यादा पिएं, आप फ्रेश जूसेस बहुत ज़्यादा लें, ठीक है ना, आप लाइम वाटर बहुत ज़्यादा यूज़ करें। मैम आप जैसे बता रही हैं कि इसको जो है टेपर डाउन नहीं किया जाना चाहिए, एकदम आप ये एडवाइस करिए कि बिल्कुल कोल्ड टर्की इसको छोड़ देना चाहिए। जो मैं ट्रीटमेंट देती हूँ उसमें यही होता है
कि जिस दिन पेशेंट मेरे हॉस्पिटल में एंटर हुआ है, ठीक है, मेरे पास आया, मैंने उसको डील किया। अब मेरा जी जहाँ मैं हॉस्पिटल में होती हूँ तो हम एक सिगरेट भी अलाउ नहीं करते पेशेंट को। तो उसमें अगर पेशेंट एक दिन में 3 डब्बियाँ में सिगरेट की यूज़ कर रहा है तो वो हमारे पास आया तो हम उसे, जैसे कल की मिसाल है, एक पेशेंट आया तो उसने कहा है मैं दिन में 60 सिगरेट्स लेता हूँ और 6 सिगार्स लेता हूँ। तो मैंने वो उसको आए हुए 24 आवर्स जो थे तो मैंने उसको एक भी सिगरेट नहीं दिया, उसको मैंने मैनेज किया पेशेंट को। तो जिस पे मुझे मेरे हॉस्पिटल में अप्रिशिएट भी बहुत ज़्यादा किया गया। तो अब हमने ना पेशेंट को, कोई भी ऐसी ड्रग नहीं होती जो आप स्लो करके उसको आप छुड़वाएं। ड्रग हमेशा सडन ही छोड़नी होती है। अब इसमें ये होता है बहुत सारे पेशेंट्स को ये पता भी नहीं होता कि हम ड्रग जो है हमने छोड़नी है, हम पेशेंट रेस्क्यू करवा लेते हैं। अब जब रेस्क्यू करवाते हैं उसे डिटॉक्स करते हैं। अब डिटॉक्सिफिकेशन लिक्विड इनटेक करने से होती है। अब विथड्रॉल्स की मेडिसिन यानी कि उसको अगर बहुत शुक्रिया मैम, इसके बारे में मज़ीद भी हम बात करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक से पहले जो है वो एडिक्शन के जो ट्रीटमेंट पे बात कर रहे थे। मैम से कहेंगे कि मैम आप प्लीज़ अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों पे चेक एंड बैलेंस रखें और उनको टाइम टू टाइम किसी भी एडिक्शन थेरेपिस्ट या एटलीस्ट माहिर नफ्सियात के पास आप ज़रूर लेकर जाएं और उनका चेकअप करवाएं। और इसमें ना अब ये जो जितना सारा प्रोसीजर है ना ये कॉन्फिडेंशियल होता है। ठीक है, इसमें ना जो पेशेंट का डाटा हमारे पास होता है ना वो इतना कॉन्फिडेंशियल होता है कि अगर हमारे पास गार्डियन उसके भाई या फादर हैं, ब्लड रिलेशन में से कोई भी गार्डियन होता है, भाई या फादर हैं, तो अगर उनके चाचू भी आते हैं तो हम उनको डाटा नहीं शो करते। इतना अब अगर तो किसी को ये डर है कि किसी को पता चल जाएगा, इसी रिलेटिव को पता चल जाएगा, जो जितने भी सारे रिहैब्स होते हैं जहाँ एडिक्शन का ट्रीटमेंट होता है तो उनको ये बात पता होना चाहिए वो कॉन्फिडेंशियल होता है। ना ही आपके पेशेंट को किसी को दिखाया जाता है, ना ही उसका डाटा दिया जाता है। इवन कि फैमिलीज ये बताती होती हैं कि हमारा बच्चा ना 3 मंथ्स के लिए 4 मंथ्स के लिए आउट ऑफ कंट्री गया हुआ। अब उसका अगर कोई भी किसी का भी बच्चा है, किसी का भी हस्बैंड भाई एडिक्शन में इन्वॉल्व है तो उसको आप रिहैब ज़रूर करवाएं। एटलीस्ट 90 डेज़ का ट्रीटमेंट ज़रूर लें जिसमें आप अपने पेशेंट को डिटॉक्स करवाएं। उसके बाद आप प्रॉपर जो है साइकोलॉजिस्ट से सेशंस लें, एडिक्शन प्रोफेशनल से मेडिसिन लें और उसको फिर से ज़िंदगी की तरफ लेकर। मैम मुझे बताएं कि ये वाला तो डॉक्टर वो हो गया कि खुदा न खास्ता अगर कोई एडिक्ट हो चुका है और हमने अब आपके पास इलाज के लिए लेके आना है, कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या क्या हैं कि आप जो है वो अपने बच्चों को सेफ किस तरह रख सकते हैं? पेरेंट्स को ज़रा उसके बारे में भी बताइएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जैसे ही आपको लगे आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा तेज़ी से ना गिर रहा है, नहीं ये तो तब है ना कि अब एडिक्ट होना स्टार्ट हो गया। ये तो तब है कि पेरेंट्स को शक होना शुरू हो गया। मैं ये बात कर रहा हूँ कि पेरेंट्स को वैसे ही ड्रग से बचने के लिए या किसी भी एडिक्शन से बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स एज उसकी ब्रॉटअप में क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए? उसके लिए ना अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं, पेरेंट्स को वो ज्वाइन करने चाहिए। आजकल सोशल मीडिया इतना ज़्यादा एक्टिव है, आपको वहाँ से देखना चाहिए कि हम अपने बच्चे को सेव कैसे कर सकते हैं। अब अगर मैं आज आपके प्रोग्राम के थ्रू बताऊँ तो बच्चों को आपको वक्तन बताना चाहिए बच्चों को कि ड्रग्स भी हैं ना सोसाइटी में, तो आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा अगर आप इनटेक करते हैं, तो आपकी मेमोरी पे कैसे इफ़ेक्ट करेंगी, तो आपका आगे फ्यूचर है। बच्चों को आप मोटिवेट करें, बच्चों को उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बताएं, साथ बच्चों को उसका इंट्रोडक्शन ज़रूर दें, क्योंकि बच्चा वही ड्रग्स में लगता है जिसको क्यूरियोसिटी होती है। अगर साथ वाला कोई ले रहा है तो उसे कहता है यार ले लो। अब बच्चे को तो नहीं पता ना ये ड्रग क्या है, या उसके फ्रेंड को नहीं पता ही क्या, वो कहता है एक्सपीरियंस ही करके देख लो। अब उसके लिए तो एक नई चीज़ है, वो एक्सपीरियंस करके देखना चाहता है, कूल बनने के चक्करों में। अब अगर उसको पहले से उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, नहीं मेरे फादर ने या मदर ने या बड़े भाई ने बताया था कि इसको लेने की वजह से तो आप सेंसलेस हो जाते हो, आपकी हवा से खमसा जो है वो मुतासिर हो जाती है, आपके सोचने समझने की हिस्स चली जाती है, तो उस बच्चे को पता होगा, उसको पता होगा मैंने रिफ्यूज़ ही करना है। वो कश्मकश में नहीं आएगा लूँ ना लूँ, एक्सपीरियंस करूँ ना करूँ, उसको पता होगा कि मैंने यहाँ स्टेट नो करना है।
अच्छा, अगर आप इंतज़ामिया को या गवर्नमेंट को कोई चीज़ एडवाइस करना चाहें कि किस तरह के कैंप्स जो हैं वो होने चाहिए और किस एज के बच्चे के लिए किस तरह के कैंप्स होने चाहिए, यानी कि मतलब अगर कोई बच्चा बहुत ही अर्ली एज में है तो उसको कार्टून्स के ज़रिए समझाया जा सकता है, और अगर कोई बड़ा बच्चा है, मेरी एज का है या मेरे से बड़ा है, तो उसको जो है वो मूवीज़ के ज़रिए या दूसरी दीगर कैंपेन्स के ज़रिए बताया जा सकता है। तो इस तरह के बारे में आप कुछ एडवाइस करें कि किस तरह की कैंपेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होंगी? इसके लिए है कि प्रॉपर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, इसको चाहिए कि सबसे पहले जो एक्शन लेना वो स्कूल्स में कैंपेन्स करें, एडिक्शन से अवेयरनेस प्रोग्राम करें कि एक बच्चा एडिक्शन में आने से पहले ही उसे उसका इंट्रोडक्शन उसकी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आप स्कूल से स्टार्ट करके कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल्स पे जाएं। अच्छा, फिर उसके अलावा हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स बने हुए हैं, वहाँ जाएं। आप इसके अलावा ये है कि आप देखते हैं कि घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह का कोई मसला, आप अपने बच्चे को माहिर नफ्सियात की हेल्प से, साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से ट्रीट कर लें। अगर आप ट्रीट नहीं करते तो वहाँ से भी बच्चा एडिक्शन की तरफ चला जाता है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं जो सिंगल पेरेंट हैं, ठीक है, वो सरवाइव कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉवर्टी की वजह से सरवाइव। अब आपका बच्चा आप एक लो मिडिल क्लास फैमिली से आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं किसी बहुत अच्छे बड़े स्कूल या यूनिवर्सिटी में, बच्चा वहाँ कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। जब वो कॉम्प्लेक्स में जाता है तो वहाँ से भी एडिक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो हैं, और आपको एक स्टेबल लाइफ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से बच्चे को देनी चाहिए। जब बच्चा कॉम्प्लेक्स में या इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में जाता है तो वहाँ से भी एडिक्शन स्टार्ट। बहुत शुक्रिया मैम, आज के सेगमेंट में आपने हमें तफसीलन बताया कि एडिक्शन क्या है और उसका ट्रीटमेंट जो है वो मुमकिन है। पेरेंट्स को भी होपफुल रहना चाहिए, मिथ्स के ऊपर ज़्यादा जो है वो कान नहीं धरने चाहिए। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें तफसीलन बताया। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर मरियम जमील से, जिन्होंने हमें बड़ा तफसीलन बताया कि एडिक्शन क्या है और उसके मुआलजे की इलाज किस तरह किया जा सकता है। प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारे साथ डॉक्टर बहजत मौजूद हैं, जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं। अब इनसे बात करते हैं कि जो हमारे माशरे में जो एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के जो जहनी अमराज फैल रहे हैं उसकी वजह क्या है और क्या इनका इलाज मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं मैम आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका दिन का आगाज़ सही हुआ, ठीक हो? हाँ, आप लोगों के मॉर्निंग शो से अर्ली इन द मॉर्निंग जागना पड़ा। आपका रूटीन डिस्टर्ब कर दी हमने? कोई बात नहीं, इट्स ओके। अगर मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देनी है तो ऑलवेज अवेलेबल। मैम, मुझे बताएं कि हमारे यहाँ कुछ एक टर्म्स भी अब हम यूज़ करने लगे हैं। किसी को भी मसला हो, कुछ मुझे जी एंग्जाइटी हो रही है, मुझे जी डिप्रेशन हो रहा है, बिल्कुल ऐसे। तो इसकी सीरियसनेस को भी अब हम लाइटली लेना शुरू हो गए हैं। तो पहले तो मुझे नाज़रीन को ये समझाएं कि ये कितनी सीरियस डिजीज़ हैं और इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। अच्छा, इस तरह से है कि एक तो जब हम भी ओपीडी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या हॉस्पिटल सेटिंग में होते हैं, तो जब पेशेंट आपके पास अंदर एंटर ही होता है ना, तो वो यही कहता है मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो गया है, मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है। ऑल्दो होती है, जो आजकल की सिनेरियो है, जो आजकल की सिचुएशन है और मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसके पीछे, उसकी वजह से डिप्रेशन और एंग्जाइटी आजकल हर दूसरे बंदे को हो रहा है। हर घर में ये प्रॉब्लम है। कुछ लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कुछ लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। जो आइडेंटिफाई करते हैं वो हेल्प भी ले लेते हैं, जो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते उनको हेल्प नहीं भी मिलती। लेकिन आजकल नो डाउट एंग्जाइटी और डिप्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है और इनकी सिवियरिटी डे बाय डे इट्स इंक्रीजिंग। तो इसमें कोई कमी नहीं आ रही। व्हाट इज़ एंग्जाइटी? एंग्जाइटी है क्या? डिप्रेशन क्या है? और अगर किसी को ये इसके इनिशियल सिम्टम्स किस तरह हैं? क्या ये दीगर बीमारियों की तरह इसके इनिशियल सिम्टम्स जो होते हैं, या इसको तशख़ीस किस तरह की जाएगी किसी एक पेशेंट की? हाँ बिल्कुल, अगर डिप्रेशन में है एक बंदा तो वो बहुत ज़्यादा सैडनेस की तरफ मूव कर जाएगा, उदासी मायूसी की तरफ मूव कर जाएगा, लोनलीनेस हो जाएगा, उसके होपलेसनेस, सैडनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, लैक ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। जिन कामों में करने में पहले उसको खुशी आती थी, खुशी मिलती थी, हैबिट्स थी, हॉबीज़ थी, वो एंजॉय करता था, उसका प्लेयर, उसका एंजॉय ख़त्म हो जाएगा। वो फील ही नहीं कर पाएगा वो चार्म, उसको वो मज़ा, वो प्लेयर फील ही नहीं होगा, उसको वो एक्साइटमेंट ही फील नहीं होगी वो काम करते हुए, वो चीज़ करते हुए, या उस बंदे के साथ भी, इवन जिसके साथ वो अटैच था। इसको हम बोलते हैं डिप्रेशन। इसमें आपको वीपिंग स्पेल्स आना शुरू हो जाता है, रोने का दिल करता है। और जब ये बहुत ज़्यादा सिवियरिटी पे चला जाए, अक्सर आपने सुना होगा कि फ़लाँ ने सुसाइड कर ली, वो छलांग लगा दी,
पानी में छलांग लगा दी, टैंकियों से छलांग लगा दी, या गोलियां खा ली नींद की, तो वो डिप्रेशन की बहुत लास्ट स्टेज होती है, जिसमें आप इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं कि वो आप होल्ड नहीं कर पाते और आपका ब्रेन आपको अलार्म करता है और आप सुसाइडल हो जाते हैं। ठीक है। तो जैसे ही आप सुसाइडल थॉट्स में जाते हैं तो आप सुसाइड अटेम्प्ट भी करते हैं। ठीक है। इसको हम बोलते हैं सेवेरिटी ऑफ डिप्रेशन। ओके। तो ये डिप्रेशन है जिसमें आप बिल्कुल माशरे से कट ऑफ हो जाएं, बिल्कुल आप अलग थलग हो जाएं, आप अकेलापन एंजॉय करने लग जाएं, आप अकेला रहना शुरू कर दें, आपको लोगों की गैदरिंग्स और ये सब कुछ प्लेयर ना दें। दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन। ओके। बेसिकली हल्का फुल्का स्ट्रेस आना किसी लव्ड वन के जैसे, या हफ्ते 2 हफ्ते 2 वीक्स तक का जो मूड एक आता है, वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को भी आता है, आपको भी आ सकता है, मुझे भी आ सकता है, विच इज़ वेरी मच नॉर्मल। स्ट्रेस होता है वो बाज़ औक़ात विद द पैसेज ऑफ टाइम रिलीज हो जाता है, रिलीफ आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर वो प्रोलॉन्ग कर जाए और वही कैफियत 6 वीक्स प्लस चली जाए, देन डेफिनेटली देयर इज़ अ प्रॉब्लम, देन यू मस्ट विजिट अ साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। दिस इज़ व्हाट डिप्रेशन। ओके। एंड एंग्जाइटी इसके ऑपोजिट जाती है थोड़ा बहुत। एंग्जाइटी में आपको पल्पिटेशंस होती हैं, दिल की धड़कन का बहुत तेज हो जाना बिला वजह, कुछ रिकॉल हुआ, कुछ याद आया, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, आपको चेस्ट पेन फील होना स्टार्ट होता है, शिवरिंग, ट्रेमर्स, आपको ट्रेमर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, आपको रेस्टलेसनेस, बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, आप एक जगह बैठ नहीं सकते हो, किसी से कंटिन्यूसली कम्युनिकेट नहीं कर सकते और आपको लगता है बस मैं अभी गया और अभी गया और अभी गया और अभी गया। दिस व्हाट इज एंग्जाइटी। आप लोगों को 4 लोगों को फेस नहीं कर सकते, सोशल ग्रुप में आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, आप बात अपनी पुट नहीं कर सकते। दिस व्हाट इज एंग्जाइटी। तो ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स आते हैं और ये डिप्रेशन के आते हैं। सो मैम, एंग्जाइटी और डिप्रेशन, आर दीज इंटरलिंक्ड और आर दीज आर टू वेरी डिफरेंट, ये डिफरेंट डिजीज़ हैं? इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा, पैनिक अटैक्स भी आते हैं, तो ये एंग्जाइटी के बाद उसके लिए एंग्जाइटी में पैनिक अटैक्स बिल्कुल ज़्यादा आते हैं। डिप्रेशन में आप बहुत लो मूड, सैडनेस और बहुत साइडलाइन हो जाते हैं। एंग्जाइटी में आपकी पल्पिटेशंस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और फिजिकल सिम्टम्स आपको आ रहे होते हैं ज़्यादा, तो इसमें आपको लग रहा होता है कि बस मुझे कुछ हो जाएगा, तो उसमें आपको पैनिक अटैक ज़्यादा आते हैं, आपको कोल्ड स्वेट आ सकता है, आपकी मल्टीपल और बॉडी पेन्स आप फील कर सकते हैं, स्पेशली चेस्ट पेन आपको बहुत ज़्यादा फील होता है। तो एंग्जाइटी में आपको बिल्कुल पैनिक अटैक्स आते हैं और हम उनको कहते हैं दिल का दौरा पड़ गया, ऐसा नहीं होता। मैम आपसे इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा, अपना तारुफ कराइएगा और अपना सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम तामा आजम और हमारे साथ मौजूद जो आज डॉक्टर बहाजत ज़ारा साहबा हैं। वालेकुम अस्सलाम। मेरी तरफ से सलाम। मोहम्मद शकूर खान बात कर रहा हूँ ईसा कैल से। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा क्वेश्चन ये होगा जी, ये डिप्रेशन के बारे में डॉक्टर साहबा, चूंकि मैंने अभी टीवी ऑन किया, बता रही हैं, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं, मेरे जो बड़े बेटे हैं वो, उन्होंने भी शेयर नहीं किया, और बहुत से डिप्रेशन में बात, उनके प्रॉब्लम्स ऐसे हुए, तो जो शेयर नहीं कर सकता, बताता नहीं अंदर की बात और डिप्रेस रहता है, तो उसको किस तरह टैकल किया जाए? या वो बच्चे कुछ शाये होते हैं कि वो आपस में पेरेंट्स से भी ये बात नहीं करते, तो इस हिस्से में डॉक्टर साहब क्या कहेंगी, उसका क्या तरीका है, इससे वो ज्यादा अपना लॉस कर, और उसको हम किस तरह कवर अप करें, या उसकी हम किस तरह स्टडी करेंगे? ये यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों में, स्पेशली ये यंग में भी आ रही है, यूथ में भी आ रही है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शकूर साहब। जी मैम, ज़रा बताइएगा। हाँ जी, ये आजकल बच्चों में भी कॉमन हुआ हुआ है, अडल्टहुड में बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ हुआ है, जिसके साइड वे पे फिर वो ड्रग एडिक्शन की तरफ भी पीपल मूव कर जाते हैं। अगर इनका बच्चा अडल्टहुड में है, अगर वो यंग है और उसको लग रहा है, इनको लग रहा है कि वो स्ट्रेस्ड आउट है या बर्नड आउट हुआ है, तो बिल्कुल उसके साथ बैठें, उसको एक कंफर्टेबल जोन प्रोवाइड करें, उसके चिड़चिड़ेपन को, उसके एग्रेशन को फील ना करें, उसके साथ कम्युनिकेट करें। जब लैक ऑफ कम्युनिकेशन आए, फाइनेंशियल इश्यूज आए बच्चों पे जो आजकल बहुत ज़्यादा हैं, स्टडी में डिस्टर्बेंस आए, तो या फिर ब्रेकअप्स एक बहुत बड़ी रीज़न होती है, तो उनका उसका हमने तफसीलन बात हाँ करनी है बिल्कुल, उसका दोस्त बनकर उससे बिल्कुल बात की जाए, उसके साथ बैठा जाए, कम्युनिकेट करके और उससे पूछा जाए इफ़ यू नीड अ हेल्प, तो डेफिनेटली आई विल एडवाइज एज सुन एज पॉसिबल आप उस बच्चे को साइकोलॉजिस्ट, साइकियाट्रिस्ट
के पास लेकर जाएं एक प्रोफेशनल हेल्प के लिए। नहीं लेके जा सकते या वो बच्चा शाय है तो खुद उसको एक फ्रेंड जोन दे के उसका दोस्त बनकर, बगैर उसकी बातों पे चिड़े, बगैर उसकी बातों पे एग्रेसिव हुए उसको सुने कि व्हाट्स गोइंग ऑन। तो उसको सुनने के बाद, उससे कम्युनिकेट करने के बाद आप उसके दोस्त बन के जो उसके अंदर से निकलवा सकेंगे, दैट इज समथिंग एल्स। मैम ये जो है अपने आप को आइसोलेट कर लेना, किसी से बात ना करना, जैसे सर ने सवाल किया कि शेयर नहीं करते, सो इज इट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन? यस, इट इज़ अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन। इसमें वो शेयर ही नहीं करता। कुछ होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हो जाए कि रोना धोना बहुत स्टार्ट है, हर वक्त लो मूड है, तो वो शेयर करते हैं। अदरवाइज आपके इर्द गिर्द के लोग ही होते हैं जो आपको इंडिकेट कर रहे होते हैं कि इस बंदे के साथ कोई प्रॉब्लम है, इसको कोई नफ्सियाती मसला आ रहा है, आइदर डिप्रेशन है, आइदर एंग्जाइटी, कुछ तो गड़बड़ है। रवैया, बिहेवियर उसका बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। मैम आजकल के जो बच्चे हैं वो बहुत ही अर्ली जो है रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं होती और उनको सबकॉन्शियसली उनको ये पता होता है कि हमारा ये जो है फ्यूचर नहीं है इस पार्टनर के साथ, या वो एक रिलेशनशिप में रहने के बाद रियलाइज़ कर लेते हैं कि अब हम इनके साथ नहीं रह सकते, लेकिन वो फिर एडिक्ट भी हो जाते हैं उनके उस पर्सनैलिटी के साथ। तो जब इसमें से वो निकलते हैं या एकदम किसी एक पार्टनर की तरफ से ब्रेकअप होता है तो वो एंग्जाइटी की तरफ चले जाते हैं, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं, तो इससे किस तरह बचा जा सकता है? देखिए, जो आजकल की यूथ चल रही है ना, तो मैं तो अक्सर कहती होती हूँ एडिक्शन ऑफ लव इज़ मोर डेंजरस देन एनीथिंग एल्स। तो जब आप इस तरह की रिलेशनशिप में चले जाते हैं जहां आपको लग रहा है कोई फ्यूचर नहीं है, या एक पार्टनर बहुत लॉयल है, दूसरा नहीं है, या कहीं कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स आ गए हैं, दोनों मिल नहीं पा रहे, ब्रेकअप्स आपको एक टैकीकार्डिया जितना पेन देते हैं। हमें लगता है कि ये कुछ नहीं है, बट ये बहुत कुछ होता है। अगर बंदा लॉयल है और वो अपने पूरे इमोशंस इन्वेस्ट कर चुका है अपने सेकेंड पार्टनर पे और आगे से उसे वो लॉयल्टी नहीं मिली, यकीन करें अकॉर्डिंग टू आवर साइकोलॉजी आप अपने दिल में उतना ही दर्द महसूस करते हैं जितना एक टैकीकार्डिया के पेशेंट में फील होती है कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो हार्ट ब्रेक इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज, हमारी यूथ में ये बहुत कॉमन है। इसमें मैं यंगस्टर्स को यही एडवाइस करूँगी कि स्टडीज़ पे भी फ़िलहाल फोकस करें और अपने आप को फाइनेंशियली ग्रो करें और उसके बाद इस तरह की किसी सीरियस कमिटमेंट और रिलेशनशिप में जाएं जहां आपको लगता है कि हाँ नाउ दिस इज़ द पर्सन, ही और शी इज़ द वन, इसके साथ फ्यूचर प्लान किया जा सकता है। और अगर फैमिली इंटरवीन होगा, बिल्कुल अगर खुशी से हो, वेल एंड गुड, उनको मनाएं। नहीं मानते तो एक दूसरे के साथ खड़े रहें, गिव अप मत करें, साथ रहें अगर लॉयल्टी ऑन पीक है। अगर ऐसा नहीं है देन इट्स बेटर कि इस तरह के पंगों में अभी ना ही पड़ा जाए एंड फोकस ऑन योर ओन थिंग्स। जब तक आप अपने आप को पैरों पे नहीं खड़े कर लेते, फीमेल जो हैं या मेल भी अपने करियर में एक सर्टेन स्टेज पे पहुंच जाते हैं। सोसाइटी जो है वो बड़ी मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, उसमें फीमेल्स की जो होती है वो ज़्यादातर डिपेंडेंसी मेल्स पे होती है कि तुम क्या अर्न करते हो। घर वाले भी अगर पूछेंगे तो यही सवाल आएंगे। वो लड़का लड़की तो आपस में जज्बाती हो जाएंगे, लेकिन फैमिलीज़ का और सोसाइटी का प्रेशर होता है। तो उसके लिए आई मस्ट से कि लड़का थोड़ा पढ़ लिख जाए। उसके बाद आज के दौर में इस मुल्क में रहते हुए आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। एम्प्लॉयमेंट आप लें, आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हों, ना भी हों, इतना हो कि दो बंदों का खर्च आप अच्छे से उठा सकें, मैनेज कर सकें। इधर से लड़की, आज इक्वालिटी का लड़की को भी चाहिए, वो भी पढ़े लिखे आगे बढ़े, दोनों मिलकर साथ चलें। तो आई थिंक देन इट्स गुड, अदरवाइज बहुत मुश्किलात आ जाती हैं और हार्ट ब्रेक आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी एंड ड्रग एडिक्शन की तरफ लीड करवाता है। थैंक यू सो मच मैम। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ जो है साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहिबा से यही बात कर रहे थे कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन या दीगर जो जहनी अमराज हैं वो किस तरह हमारी सोसाइटी में फैल रहे हैं और उनके जो ट्रिगर करने के क्या क्या जो है वो इकदाम हम लोग खुद अपनी ज़िंदगी में करते हैं या वो किस तरह हो जाती हैं। मैम आपने अभी फाइनेंशियल सिचुएशन की बात की कि जो अभी हमारी यूथ है, ख़ास तौर पर इसमें हमारे जो जेनजीज़ हैं उनके अंदर ये जी एंग्जाइटी और डिप्रेशन ज़्यादा हो रहा है। फाइनेंशियल सिचुएशन उन्होंने अपने लिए खुद क्रिएट कर ली, क्योंकि जब सोशल मीडिया पे देखेंगे कि यार उसके पास आईफोन 17 लॉन्च हो गया, मैंने लेना है, मेरे दोस्त के पास आ गया, या ये अब हमारी एक नीड भी बन चुका है। अच्छा, ऐसा है कि नीड हमारी नहीं बनाई, हमने नीड बना लिया है कंज्यूमरिज्म की वजह से। एग्जैक्टली आप देखिए ना, सोशल मीडिया ने हमारी इतनी सारी चीज़ों को हमारी नीड बना दिया है और वो सोशल प्रेशर और मीडिया प्रेशर पे देख के जाहिर बात है इंसान का दिल करता है ग्रो करने का, आगे से आगे बढ़ने का। वो कम वक्त में बहुत ज़्यादा चीज़ों को अचीव करने के लिए और कम वक्त में और कम बजट में होते हुए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस को मेंटेन करने के लिए और उतना वर्क हार्ड नहीं करते और उतना आपको पे बैक नहीं मिलता, तो डेफिनेटली वो चीज़ कहीं आपने सोचा कुछ होता है, होता कुछ है।
ही इज़ द बेस्ट प्लानर जो ऊपर बैठा है। तो डेफिनेटली जब ये वाले ट्रॉमाज आपको मिलते हैं तो आप सफ़र करते हैं। और इसमें मैं बिल्कुल कहूँगी कि ये जो हमारे आजकल सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं, 3-3 करोड़ 7-7 करोड़ के घर बन रहे हैं, आईफोन 15 16 17 आ रहे हैं, क्या फ़ोन ही है ना, बात ही करनी है ना। लेकिन बहुत महंगी रिस्ट वॉचेस आ रही हैं बड़े आजकल, मैं ये भी थोड़ा बहुत फॉलो कर ही लेती हूँ। तो जब आपने इतना ज़्यादा सोसाइटी में कंपटीशन दे दिया है और उसमें माशाल्लाह एक तड़का हमारी ये टिकटॉक और यूट्यूबर के इन्फ्लुएंसर्स ने लगाया हुआ है, तो जब इतना ज़्यादा एक नॉर्मल एवरेज बंदे से आप डिमांड करेंगे, वो जब फुलफिल नहीं कर सकेगा, डेफिनेटली वहाँ उस घर में उस जगह पे कपल प्रॉब्लम्स आएंगी और उस बंदे इंडिविजुअल के लिए भी प्रॉब्लम आएंगी कि यार मैं नहीं कर पा रहा। ये यूथ को ये चीज़ ये रियलाइज़ करने की ज़रूरत है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ये ज़रूरी नहीं है कि अपनी जेब से ये खर्चा कर रहे हैं। हाँ। इनको स्पॉन्सर्स और ये वाले बाकी जो हैं सपोर्ट भी करते हैं अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए या कुछ इस तरह भी। तो अगर उनका 7 दिन का कोई शादी का इवेंट चल रहा है तो वो 7 के 7 दिन जो है वो पेड हैं। हाँ। और वो एक इवेंट के उनसे पैसे चार्ज कर रहे हैं, अपनी फेस को कैश कर रहे हैं। तो अपने आप को प्रेशराइज करने के बजाय, अपने आप को एंग्जाइटी और डिप्रेशन में डालने के बजाय अपने आप को नॉर्मलाइज करें। अपने इर्द गिर्द देखें कि मैं जहाँ पर बड़ा हुआ या मैं जहाँ पर पैदा हुआ, मेरी जो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस हैं, क्या मैं ग्रो कर रहा हूँ। ईच डे ये कोशिश करें कि हमने आज मैंने क्या अचीव किया, कल मैं क्या अचीव करूँगा, और जो मेरे गोल्स हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं। मैम करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग अगर मैं नहीं, यू आर वेरी मच राइट। इसमें मैं बिल्कुल वही बात करूंगी कि आपकी जो इस वक्त स्टेटस ऑफ लाइफ है, बहुत से लोग इस लाइफ को ड्रीम करते होंगे। बिल्कुल। तो वो हम बोलते हैं अक्सर, अल्लाह ताला कहते हैं कि जब भी तुम्हें इस तरह की कोई सोच आए तो अपने से नीचे वालों को देखा करो, तो ये सारे डिप्रेशन और एंग्जाइटीज दूर हो जाते हैं। जब हमने अपना स्टेटस यही सेट कर लिया कि हमने खुद से ऊपर वालों को देखना है, तो फिर तो होगा। जब भी इस तरह की कोई फीलिंग आए, मस्त से आप नीचे वाले लोगों को देख लो कि जो आप जी रहे हो सकता है वो किसी की लाइफ हो सकता है वो भी किसी का ड्रीम हो। तो बी ब्लेस्ड फॉर दैट। उसके लिए आई थिंक सो आप दूसरों को देखकर अपने आप और को अपना जिंदगी जो है वो जिस तरह आप गुजार रहे हैं उसके ऊपर शुक्र अदा करें अल्लाह ताला का। लेकिन ये भी नहीं है कि आप कंप्लेसेंट हो जाएं, अपनी हार्ड वर्क करते रहें, लाइफ हार्ड वर्क करते रहें, बिल्कुल करते रहें। मैम 2 स्ट्रीम्स हैं अब डॉक्टर्स की, एक देयर आर साइकोलॉजिस्ट एंड देयर आर साइकाइट्रिस्ट। अगर किसी को कोई बीमारी हो गई है, क्योंकि पहले मुझे ये बताएं कि क्या हमारे माशरे में तो आज तक इसको बीमारी लिया ही नहीं जाता। आम जब घरों में हम बात करते हैं, बाबा मुझे एंग्जाइटी हो गई है, बाबा मुझे डिप्रेशन हो रहा है, कुछ नहीं होता यार मेरे से बात कर लिया करो, कुछ नहीं होता है, बहाने हैं तुम्हारे, पढ़ना नहीं चाहते तुम। तो पहले ये रियलाइज़ करें कि वाकई ये बीमारी है। अगर कोई बच्चा अपने आप को आइसोलेट करे, हमने जैसे शुरू में भी बात की थी, तो पहले ये रियलाइज़ करवाएं आवाम को कि वाकई इसको सीरियस लें। और अगर अब जब इलाज कराना है तो फिर अब वो किस तरफ जाए, वो साइकोलॉजिस्ट की तरफ जाए और साइकाइट्रिस्ट की तरफ जाए। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि वाकई ही चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे वो स्ट्रेस है, चाहे वो एंग्जाइटी है, चाहे वो मूड डिसऑर्डर्स हैं, कुछ भी किसी भी तरह का कोई नफ्सियाती मसला है, एक तो उसको सीरियस लिया जाए। आज के दौर में वाकई हर बंदा सफ़र कर रहा होता है, उसके अंदर बहुत कुछ होता है, उसको सुनने वाला कोई नहीं होता। और जो सुनने वाला होता है तो वो बस हवा में बातें उड़ा देता है कि अच्छा ठीक है, ओके फाइन। एटलीस्ट लिसन टू दोज, मतलब देम ना, आप उनको सुने, आप उनकी बात सुने कि हाँ यार क्या चल रहा है इसके अंदर। एक तो इस बीमारी को पहले नफ्सियात की बीमारी को नफ्सियाती बीमारी लिया जाए, और ये उतनी ही नॉर्मल बीमारी है जितनी एक शुगर और बीपी की बीमारी होती है। जैसे आपको शुगर होता है आप इमीडिएटली डॉक्टर कंसल्टेशन लेते हैं, बीपी होता है आप इमीडिएट डॉक्टर कंसल्टेशन लेते हैं, वैसे ही आप साइकोलॉजिकल भी ट्रीटमेंट की तरफ आएँ, आप अपना ट्रीटमेंट लें। इसमें साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट दोनों का रोल प्ले होता है। साइकोलॉजिस्ट थेरेपी वर्क करता है, आपको ज़िंदगी की तरफ वापस लेकर आता है, आपको पॉजिटिव वाइब्स देता है। साइकाट्रिस्ट का रोल प्ले आता है विद मेडिसिन्स, वो आपकी कंडीशन को देखते हुए कि अगर बहुत ज़्यादा सिवियरिटी आ गई है, मूड डिसऑर्डर्स हो गए हैं या किसी ड्रग एडिक्शन में फंस गए हैं या बहुत सिवियर स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी हो गया और आप उससे आउटकम नहीं कर पा रहे, तो 50% मेडिसिन का काम होता है, 50% थेरेपिस्ट का काम होता है। जब ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो फिर आप एक ट्रायंगल खूबसूरत सा बनाते हैं और उस बंदे को उसकी ज़िंदगी वापस एक नॉर्मल हेल्दी लाइफ की तरह वापस देते हैं। एक और भी मैम इसके अंदर एक पेशेंट्स की तरफ से ये आता है कि यार आई डोंट वांट टू गो टू द श्रिंक्स। एक हमारे अमेरिका में कहा जाता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स में, कि मैंने श्रिंक के पास नहीं जाना, मैं क्यों बातें करूं फजूल की, उनको पे भी करूंगा और उनसे अपनी जो मेरी दिल की बातें वो भी सुना के आ जाऊंगा। आप मुझे खुद बताएं, आज के इस नफ्सा नफ्सी के दौर में किसी के पास इतना टाइम है कि कोई आपको आधा घंटा सुन ले बगैर बोले? बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ आप बोलें, आप अपने दिल की आवाज़ बाहर निकालें, जो दिल में चल रहा है, जो इमोशंस आ रहे हैं वो बाहर निकालें। आज के दौर में किसी के पास टाइम नहीं है, तो वहाँ पर साइकोलॉजिस्ट का रोल प्ले होता है।
मैम इसको ये भी समझा जाता है कि ये जी एक अक्सर खास मैं सॉरी आपको कट कर रही हूँ, अक्सर मैं ये कहती हूँ डॉक्टर्स के लिए बड़ा आसान होता है, मेडिसिन प्रिस्क्राइब की और चलो जी बंदा ठीक कर दिया। लफ्ज़ों से किसी को ठीक करना और वापस ज़िंदगी देना इज़ मोर टफ जॉब रेदर देन अ डॉक्टर। आई मस्ट से सॉरी, इट्स माय ओपिनियन, अगर कोई ऑफेंड हो तो। जी मैम, इसमें एक ये भी आता है कि हमारे यहाँ जो हैं वो स्टार्टर्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं, हमारे यहाँ लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है। अब जो लोअर मिडिल क्लास है वो 3000 पर सेशन 5000 पर सेशन नहीं अफोर्ड कर सकते, नहीं कर सकते बिल्कुल। तो वो फिर किस तरह इलाज कराएं अपना? तो उनके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें कि वो अब क्या यूट्यूब से फिर देखें, अपने वीडियोस देखें, जो है वो ऑनलाइन किसी की तरफ जाएं? फिर आप लोगों के प्रोफेशन में ये भी नहीं जज किया जा सकता कि कौन जो है वो लेजिटिमेट डॉक्टर है और कौन जो है वो इलेजिटिमेट डॉक्टर है? एग्जैक्टली, यू आर वेरी मच राइट। एक तो आप जिससे थेरेपी ले रहे हैं, जिस डॉक्टर से आइदर और जिस साइकोलॉजिस्ट से आप जिससे भी थेरेपी ले रहे हैं या मेडिसिन ले रहे हैं, आप बिल्कुल उसके बारे में जानें, उसके बारे में सर्च करें। क्या वो लाइसेंस्ड कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है? क्या वो लाइसेंस कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट है? अगर है तो बिल्कुल आप उसके पास जाएं। अब रही बात, अगर आपको ये नहीं पता तो आप इस पे ज़रूर वर्क करें, फिर जाएं, क्योंकि आजकल हर ही दूसरा बंदा जो है ना वो साइकोलॉजिस्ट बना हुआ है, लिया इधर मैं तेरी थेरेपी कर दा। इस तरह नहीं होता। कुछ प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं हमारी जो हमने लेके चलनी होती हैं। आखिर हम बुक्स पढ़ते हैं डेफिनेटली, फिर पर डे के हिसाब से हम पेशेंट्स देख रहे होते हैं। देयर आर मल्टीपल थिंग्स, लेकिन आप बिल्कुल आपको अपने थेरेपिस्ट के बारे में, अपने डॉक्टर के बारे में नाउ हाउ होनी चाहिए और उसके बाद आगे मूव करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर मैं बात करूँ अबाउट द फाइनेंस, जैसे मैंने आपसे पहले कहा, एवरीवन इज स्ट्रगलिंग, माइट भी कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। बिल्कुल। दे ऑल्सो नीड, अगर उन्होंने वो लेवल अचीव कर लिया है प्रोफेशनली वाकई ही, तो उसमें आप दिन, अगर आप देखें ना हमारी ऐसी सोसाइटी को भी देखें बेशक, तो वो दिन के 2000, 2500, 3000 वैसे भी खर्च कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन वो एक प्रॉपर ऑफिशियली डॉक्टर को जाकर नहीं देगा कि क्या उसको फीस दूं और बैठ के बातें करूं। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको थेरेपी वर्क मिल रहा होता है, आप काउंसिल हो रहे होते हैं, आप वैसे भी 2-3 हज़ार खर्च कर ही रहे होते हैं। थैंक यू सो मच मैम। आज के प्रोग्राम का वक्त इतना ही था। इसी के साथ अपने मेज़बान, थैंक यू सो मच मैम, आज के प्रोग्राम का इतना ही वक्त था। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।